हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आप देखने वाले हैं झारखंड जीके। और यहाँ आपका जो है 15 मैराथन क्लास में झारखंड जीके समाप्त होने वाले हैं, जो जेपीएससी पीटी के लिए पेपर 2 में प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे और आपके यहाँ 200 क्वेश्चन यानी कि 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं महा मैराथन क्लास की ओर। 15 मैराथन क्लास में हम लोग टोटल झारखंड जीके को समाप्त करने वाले हैं। सारे कोर्स अवेलेबल है एडी क्लासेस ऐप पे। टेस्ट और कोर्सेज दोनों अवेलेबल है। जेपीएससी पीटी और मेंस का भी फुल्ली कोर्स अवेलेबल है एडी क्लासेस ऐप पे। झारखंड सीजीएल के लिए नागपुरी पेपर 2, खोटा पेपर 2, हिंदी पेपर 2 सारे कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, और पेपर 3 का भी अवेलेबल है। सारे कोर्स अवेलेबल है एडी क्लासेस ऐप पे। सो ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप और अपनी तैयारी को कंप्लीट करें। धन्यवाद। ये जो शासन व्यवस्था है मुंडा शासन व्यवस्था, दूसरा नागवंशी शासन व्यवस्था, तीसरा आपका तीसरा जो है पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ठीक है, और चौथा है मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये जो 7 शासन व्यवस्था है, ठीक है, 7 शासन व्यवस्था को एकदम आज हम लोग चुटकियों में याद करने वाले हैं। ठीक है, और इससे 8 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो एकदम क्लास करने के बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो क्लास से जुड़े रहें। चलिए क्लास की ओर चलते हैं। तो पहला आज हम लोग पढ़ेंगे मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है, इसको क्या कहते हैं? सबसे पहले ये जो पहला प्रश्न होता है, इस प्रकार से पूछ दिया जाता है कि मुंडा शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी सरदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो शासन व्यवस्था है 4 पहलुओं में समाप्त होते हैं। कौन कौन से भाई? ग्राम स्तर पे, जैसे कि अ, कोई जुल्म किए हैं, ठीक है, कोई कुछ जो है बदमाशी की, तो ग्राम स्तर पे पहले सुलझाने का प्रयास करते हैं। फिर पट्टी होता है, सारी चीज़ समझाएंगे कि क्या होते हैं। फिर पहड़ा होते हैं, और सबसे जो सर्वोच्च शासक होते हैं, यहाँ शासक होते हैं, उसमें जो क्या होते हैं? मुंडा राज। ठीक है, और ये जो है इनको क्या कहा जाता है, वो सारी चीज़ अभी हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था की ये 4 पहलुओं में समाप्त होती है। ठीक है, ग्राम, पट्टी, पढ़ा और चौथा जो है मुंडा राज, है ना। तो देखिए, ग्राम पंचायत, इसके जो प्रमुख होते हैं, ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत होते हैं, और इसके जो प्रमुख होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मुंडा या फिर हाथू मुंडा। मुंडा, ये जो ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? यही प्रश्न होता है, ऐसा ही प्रश्न आता है। ठीक है, ये ग्राम पंचायत मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो मुंडा या फिर हाथू मुंडा। और ये मुंडा के सहायक को क्या कहा जाता है? पहुना कहा जाता है। याद रखेंगे, आगे मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पहले जो है मुंडा के, ग्राम पंचायत के तो प्रमुख कौन हो गए? मुंडा या फिर हाथू मुंडा, दोनों कह सकते हैं। लेकिन मुंडा या फिर हाथू मुंडा के सहायक को क्या कहते हैं? पहुना कहते हैं। और पहुना के सहायक को क्या कहते हैं? महतो कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पट्टी। ठीक है, पट्टी आता है। नेक्स्ट है पट्टी। ठीक है, पट्टी जो होते हैं, ये पट्टी क्या होता है? जैसे पट्टी, ग्राम समूह, ठीक है, ग्राम के समूह को पट्टी कहा जाता है। याद रखेंगे, ठीक है, जो गांव को बांध के रखता है ना, इस प्रकार से। पट्टी का जो प्रमुख होता है वो मानकी कहलाता है। आपको ये सब नहीं देखना है कि पट्टी क्या होता है, पट्टी याद कर लेना है कि ग्राम समूह को क्या कहा जाता है? ग्राम समूह के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ये चीज आपको रखना है। यानी कि पट्टू के प्रमुख को क्या कहा जाता है? पट्टी के प्रमुख को क्या कहा जाता है? आपको मानकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानकी कहा जाता है। और मानकी का कब चुनाव होता है? यानी कि 10 से 15 गांव का जो प्रमुख होता है वो
पट्टी होता है, यानी कि पट्टी का प्रमुख होता है मानकी। समझ में आया? ग्रामों के समूह को, मतलब कि गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया? ये तो एक एक है ग्राम, यानी कि ये कोई गांव हो गया, ये दूसरा गांव हो गया, तीसरा गांव हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, इस प्रकार से गांव हुआ। तो इस गांव के ग्राम पंचायत को मुंडा कहते हैं। और यही अगर सारे गांव को मिला दिया जाए तो ये जो है ना, ये पट्टी हुआ गांवों के समूह को, सब गांव को मिलाए ये गोला, बड़का गोला, ठीक है? इस प्रकार से तो ये गांव का, और इसका जो प्रमुख होगा मानकी कहलाएगा। समझ में आया? हाँ। और कई पट्टियों को मिलाकर ये बड़का बड़का जो है ना, ऐसा कोई प्रकार के पट्टी, यानी कि ग्राम समूहों का जो होता है, इस प्रकार से बड़का बड़का जो पट्टी है, इसको मिलाकर क्या होता है? कई पट्टियों को मिलाकर एक पड़हा बनता है। तो ये पड़हा के समूह को, ये जो पड़हा है ना, ये और उससे भी, तो इसको क्या कहते हैं? पड़हा बोलते हैं, ठीक है? और ये क्या होता है? पड़हा राजा, यानी कि कई पट्टियों, पड़हा के प्रमुखों के क्या कहा जाता है? पड़हा राजा, याद रखेंगे, जो एक किली का सदस्य होता है। और इसे हम लोग किली भी कहते हैं, यानी कि कई पट्टियों को मिलाकर, ये एक पट्टी हुआ, दुई पट्टी हुआ, तीन पट्टी हुआ, ये जो तीन पट्टी को मिलाकर एक बड़का बनाना, उसको हम लोग एक किली भी कहते हैं, या फिर पड़हा राजा। और इसका जो प्रमुख होता है, इसका पड़हा प्रमुख होता है। समझ में आया? और आपने तो ये समझ लिया कि भाई ग्राम, पट्टी, पढ़ा क्या होता है, और सबका जो प्रमुख होता है वो क्या कहलाता है? मुंडा राइज कहलाता है। और मुंडा राइज का जो प्रमुख होता है वह महाराजा, राजा, ठीक है, या फिर सरदार होता है। याद रखेंगे, ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पढ़ा राजा यानी कि सबसे जो ऊपर वाला है, ठीक है, सब। और जो सर्वोच्च शासक है, पढ़ा राजा के 5 सहायक होते हैं। ये जो है ना, वंशानुगत होते हैं, यानी कि जैसे कि आज पिताजी हैं तो उनके बेटा ही बन सकता है, ये इस प्रकार के होते हैं, ठीक है? याद रखेंगे। जैसे दादाजी हैं तो दादाजी के फिर पिताजी, पिताजी फिर मैं, इस प्रकार से इसमें ये वंशानुगत है। समझ में आ गया? तो पढ़ा राजा के 5 सहायक हैं जो वंशानुगत होते हैं, याद रखेंगे। कौन कौन से हैं? दीवान, दूसरा ठाकुर, तीसरा पांडे, चौथा लाल, और पांचवा कर्ता। भाई इन सभी का क्या होते हैं, क्या काम होता है, सारी चीज़ अभी जानेंगे। दीवान, दीवान जो होता है पढ़ा राजा का प्रमुख सलाहकार होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पढ़ा राजा का मुख्य सलाहकार कौन होता है? दीवान, याद रखेंगे। दूसरा जो है ठाकुर, पढ़ा राजा का सहायक, ठीक है, कौन होता है? तो ठाकुर होता है। नेक्स्ट पांडे, पढ़ा राजा का सचिव कौन होता है? तो पांडे होता है। यही लाल देखते हैं, लाल यानी वकील, ठीक है, याद रखेंगे, लाल यानी वकील। पढ़ा राजा का प्रतिनिधि करता अथवा पढ़ा राजा का वकील जो होता है, कौन होता है? लाल होता है। और पांचवा कर्ता, इसको किसे कहते हैं? पढ़ा राजा के आदेश को प्रसारित करने वाला जो कहलाता है, कर्ता कहलाता है। पढ़ा राजा का पद निर्वाचित पद था, यानी कि कहने का अर्थ है, निर्वाचित करने का मतलब कि चुनाव करके गांव के व्यक्तियों द्वारा इनका निर्वाचित होता था, चुनाव के द्वारा, ठीक है, चुना जाता है। नेक्स्ट, ग्राम स्तर के अधिकारी कौन कौन से होते हैं? तो पाहन होते हैं, पुजारी पाहन और महतो होते हैं। पाहन जो होता है मुंडा का सहायक होता है, जो ग्राम का प्रमुख होता है, याद रहे। पुजारी पाहन धार्मिक मामलों का प्रधान होता है, जैसे कहीं पूजा पाठ अनुष्ठान कराना हो, ठीक है, तो उसका जो प्रधान होता है, कौन होता है? पुजारी पाहन। महतो पाहन का सहयोगी होता है, कौन होता है? पाहन का। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, पढ़ा पंचायत मुंडाओं का जो है, ये सर्वोच्च न्यायपालिका है, कार्यपालिका एवं विधायिका था, तथा राजतंत्रीय व्यवस्था के आरंभ होने से पूर्व पढ़ा पंचायत ही सर्वोच्च निकाय था। पहले जो था पढ़ा, जो सबसे सर्वोच्च ये शासन था, शासक था, ये सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों था। यानी कि राजतंत्रीय व्यवस्था के आरंभ होने से पूर्व ये पहाड़ा पंचायत ही सर्वोच्च निकाय था, यानी कि यही एक सिस्टम था। आगे चलकर क्या हुआ? मुंडा राज्य का गठन हुआ, ठीक है, आगे चलकर क्या हुआ? मुंडा राज्य का गठन हुआ, तथा राजा या महाराजा मुंडा राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी बन गया। ये मुंडा राजा जो है, ठीक है, दो भागों में
विभाजित है, जो गढ़ दीवान और ये राज दीवान में होते हैं। गढ़ दीवान में क्या होते हैं, किले के अंदर की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी कौन होता है ना, ये गढ़ दीवान होते हैं। राज दीवान क्या होते हैं, किले के बाहर की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी यानी कि ख्याल कौन रखते हैं, ध्यान कौन रखते हैं, तो ये राज दीवान रखते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया, आरंभिक चरण में मुंडा शासन व्यवस्था में राजस्व प्रणाली प्रचलित नहीं थी। यह व्यवस्था एक सहकारी व्यवस्था के समान सत्यापित थी, लेकिन राजतंत्रीय प्रणाली के उदय के पश्चात राजस्व प्रणाली विकसित हुई। ठीक है, तथा राजस्व राजा या महाराजा को प्रदान किया गया। वही राजस्व किसको प्रदान किया गया, राजा या महाराजा को। यही चलते हैं, जैसे कि ग्राम का जो प्रमुख हुआ मुंडा, फिर ग्राम के समूहों का पट्टी मानकी, इस प्रकार से मानकी का जो हेड हुआ ये पढ़ा राजा, और सबसे बड़ा जो है आपका महाराजा। ठीक है, और राजस्व की वसूली कौन करता था, तो यही मुंडा। ठीक है, इस प्रकार से ये बढ़ते क्रम है। तो आपको बढ़ते और घटते क्रम भी आरोह और आरोह दोनों क्रम में सजाने के लिए भी आता है, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुंडाओं के गांव में 3 स्थल विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। पहला स्थान कौन सा होता है, स्थल कौन सा होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे रट लेंगे। ठीक है, शरणा स्थल, ये क्या होता है, गांव यानी कि ग्राम देवता का निवास स्थल क्या है, शरणा स्थल है। समझ में आ गया, ग्राम देवता का निवास स्थल कहाँ है, शरणा स्थल है। अखड़ा स्थल किसे कहते हैं, पंचायतों का जो बैठक स्थल होता है वो अखड़ा स्थल। ठीक है, नेक्स्ट मुंडा के लिए है ये, है ना, दूसरे शासन व्यवस्था में अखड़ा में नृत्य के लिए किया जाता है ना, पंचायतों का बैठक स्थल। शासन स्थल क्या कहलाता है, मुंडाओं का कब्रगाह। ठीक है, जहां मुर्दा घाट बोला जाता है ना। नेक्स्ट, मुंडा शासन व्यवस्था के अन्य प्रमुख अधिकारी कौन कौन से हैं, जैसे कि घटवार हैं, घटवाल हैं, यहाँ वार है, यहाँ वाल है, याद रखेंगे। बरकंदाज, 3 है। तो घटवार का क्या काम होता है, दंड की सामग्री का संग्रह करना एवं उसका वितरण करना, यानी कि सैनिकों में या फिर जो है ना, उसमें दंड की सामग्री, है ना, जितने भी वितरण करना संग्रह करके। घटवाल जैसे कि सामग्री हो गए, सैनिक, घटवाल सैनिक, मुंडा शासन के सामान्य सैनिक, है ना, ये सैनिक होते हैं, घटवाल यानी सैनिक। और जो तलवार वगैरह ये सब होता है ना, कुल्हाड़ी, ये सब किस में आते हैं, तो ये घटवार में। बरकंदाज सामान्य पुलिस कार्यकर्ता। अब चलते हैं, प्रसिद्ध जनजातियों के मामले के इतिहासकार के सुरेश सिंह के अनुसार मुंडा शासन व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था थी। समझ में आ गया, किनके अनुसार, के सुरेश सिंह के अनुसार मुंडा शासन व्यवस्था जो है भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था थी। नेक्स्ट, अखड़ा स्थल में पंचायतों की बैठक एवं युवक युवतियों की रात्रि में नृत्य एवं संगीत कार्यक्रम होता है। देखिए ऊपर क्या पढ़ा थे, अखड़ा स्थल में क्या क्या होता है, तो ये पंचायत का बैठक भी होता है और युवक और युवतियों सारे लोग नृत्य संगीत कार्यक्रम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, शवों को शवों को दफनाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है, शासन कहा जाता है। जहां शव यानी लाश, ठीक है, मरा हुआ शरीर को जो दफनाने का जो वाला स्थान है वो क्या कहलाता है, शासन कहलाता है। जो समाधि स्थल होता है, ठीक है, और समाधि स्थल पर जहां पत्थर के कील रखे जाते हैं उसे शासन दिरी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ एक क्या किया गया, शव को दफनाया गया और यहाँ एक बड़ा सा पत्थर रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, वही पत्थर को क्या कहा जाता है, शासन दिरी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, मुंडा के गांवों में युवा गृह को क्या कहते हैं, गीति ओरा कहते हैं ना। युवा गृह के क्या कहा जाता है, मुंडा के युवा गृह को क्या कहा जाता है, युवा गृह शैक्षणिक के लिए होता है, ये आपको बाद में बताया जाएगा। ठीक है, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को डाली कटारी भूमि कहा जाता है। याद रखेंगे, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है, यानी कि जो पाहन को भूमि दिया जाता है पूजा कराने के बदले, जो लगान नहीं होता है, उसमें लगान कोई भी नहीं होते हैं, वो भूमि को क्या कहा जाता है, डाली कटारी भूमि। आपको तो ये समझ में आ गई कि डाली कटारी भूमि किसे कहा जाता है, यानी कि
ये पाहन को दी जाने वाली जो भूमि होती है जिसमें लगान मुक्त होता है, कोई लगान नहीं होता है, उसको कहा जाता है डाली कटारी। यही चलते हैं। मुंडा जनजाति में गांवों को भूत प्रेतों से बचाने हेतु पाहन द्वारा की गई जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे क्या की जाती है, दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं, भूत खेता भूमि कहा जाता है। ठीक है, भूत खेता भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। मुंडा जनजाति जो है, मुंडा जनजाति प्रजातीय रूप से प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड समूह की मानी जाती है। इनकी भाषा कैसी होती है, इनकी भाषा जो होती है ऑस्ट्रोलॉयड और भाषा परिवार से संबंधित है। यानी कि कौन से भाषा परिवार से संबंधित है मुंडा जनजाति, ऑस्ट्रोलॉयड है ना, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से, और जिसे मुंडारी कहा जाता है। मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते हैं, होड़ो जगर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, होड़ो जगर, है ना, होड़ो जगर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड में मुंडाओं के आगमन को लेकर, झारखंड में मुंडाओं के आगमन को लेकर दो विचार प्रचलित है। प्रथम तो ये कहा जाता है कि मुंडा का मूल निवास स्थल जो होता है कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये प्रथम विचार कहाँ है, मुंडा का मूल निवास स्थल कहाँ है, तिब्बत है, यानी कि वो तिब्बत से आए हैं। दूसरा जो विचार रखा गया है कि आर्यों के दबाव के कारण भारत की दक्षिणी पश्चिमी भाग से चलकर मध्य प्रदेश से ये आए हैं। दूसरा विचार क्या रखा गया है कि वो मध्य प्रदेश से आए हैं आर्यों के दबे कुचले के कारण दक्षिण पश्चिम भाग से, और दूसरा वो तिब्बत के हैं। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट। मुंडाओं का जो समाज है पितृ समाज है होता है, तथा गोत्र ही समाज का मूल आधार है। मुंडाओं में गोत्र को पवित्र माना जाता है। गोत्र को क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तथा गोत्र के नाम से पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि संबंधित होते हैं। जैसे कि किसी को ये कछुआ खाना निषेध है ना, किसी को साल वृक्ष, यानी कि सारे ये ना निषेध होता है, यानी कि वो गोत्र से संबंधित है। मुंडा समाज में गोत्रों की संख्या 340 है, एकदम रट लेंगे। ठीक है, जैसे सांडिल, होरो, नाग, कमल, केरकेट्टा, पूर्ति, हंस, डांग, बोदरा प्रमुख आदि गोत्र हैं इनके। मुंडा शासन समाज महली को और कोम्पाट मुंडा को दो भागों में विभाजित किया है। मुंडा समाज को कितने भागों में विभाजित किया गया है, दो भाग में। पहला महेल को और दूसरा कोम्पाट। ये दोनों शाखाएं 13 उपशाखाओं में विभाजित है। ये दोनों शाखा कितने उपशाखा में विभाजित है, तो 13 उपशाखा में विभाजित है। ठीक है, मुंडा जनजाति का जो संकेंद्र होता है रांची जिला पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से बुंडू, तमाड़, अड़की, सिल्ली, मुरहू, सोनाहातू, तोरपा से लेकर सरायकेला, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम एवं बोकारो तक है। सारे नोट डाउन करते चलेंगे, है ना। नेक्स्ट, मुंडाओं द्वारा जंगलों को साफ सुथरा करके जो खेत बनाया जाता है उसे खुटकट्टी खेत कहा जाता है। यानी कि मुंडा के द्वारा जो जंगल झाड़ी को साफ करके खेत बनाया गया उसे खुटकट्टी खेत कहा जाता है। नेक्स्ट, और इसमें बसाया गया गांव क्या कहलाता है, खुटकट्टी खेत में बसाया गया गांव को क्या कहा जाता है, खुटकट्टी गांव कहते हैं। खेत बनाने वालों को क्या कहा जाता है, जो खेत बनाता है उसको खुटकट्टीदार कहा जाता है। खूट का तात्पर्य क्या होता है, परिवार है। ठीक है, खूट का तात्पर्य क्या है, आपसे प्रश्न पूछ देगा, खूट का तात्पर्य क्या है, तो ये परिवार है। उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था खुटकट्टी व्यवस्था थी। ठीक है, इस प्रकार जो व्यवस्था उस समय थी, खुटकट्टी जो खुटकट्टीदार होते थे उसमें खुटकट्टी व्यवस्था थी। जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है, जनसंख्या वृद्धि के कारण आसपास के नए नए आदिवासी क्षेत्र बन गए, लेकिन गांवों में सामाजिक, संस्कृति, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं का संचालन उसी पैतृक खुटकट्टीदार गांव से ही स्टार्ट हुआ। ठीक है, नए गांवों में सारी समाज सुविधा होने के बावजूद भी पैतृक गांव को ही केंद्रीय गांव या मूल गांव माना जाता था। कहने का मतलब आप कहीं भी चल जाइए लेकिन आपका पैतृक गांव क्या कहलाएगा, वही जहां आपका जन्मभूमि है, खुटकट्टीदार गांव ही है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है टोटल, ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका मुंडा शासन व्यवस्था समाप्त हुआ। और ये शासन व्यवस्था आपको कैसा क्लास लगा, ठीक है। और इसी प्रकार से क्लास पाने के लिए, टोटल क्लास करने के लिए आप नेक्स्ट होगा नागवंशी शासन व्यवस्था, इसी प्रकार से होंगे। ठीक है, सारे हैंड रिटन नोट्स है, एडी क्लासेस ऐप से जुड़े सारे कोर्स आपको वही मिलेंगे। ठीक है, जेपीएससी पीटी के लिए। सो क्विकली डाउनलोड द ऐप, एडी क्लासेस ऐप, और ज्वाइन द, क्योंकि क्लास जो है स्टार्ट। हेलो दोस्तों, तो मुंडा शासन व्यवस्था हम लोग के द्वारा क्लास जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं
नागवंशी शासन व्यवस्था। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था सारे आप इस क्लास का जो भी नोट कॉपी है आप नोट डाउन करते चलेंगे। आप अगर नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है, तो आपको याद भी होते जाएगा। अगर नोट डाउन नहीं करना चाहते, आपके पास समय नहीं है, तो आप केवल वीडियो को देख सकते हैं और पीडीएफ भी अवेलेबल है एडी क्लासेस ऐप पे, तो सारे चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नागवंशी शासन व्यवस्था में ये जो है आपका कंपनी सरकार ने महाराजा पद दिया नागवंशी को, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ आप जो है थोड़ा सा याद रखेंगे। एक प्रश्न पूछा हुआ था झारखंड में कि किसने महाराजा पद दिया नागवंशी शासन जो शासक थे उस टाइम, तो कंपनी की सरकार ने दिया था महाराजा पद का। तो चलिए हम लोग फैक्ट्स पढ़ते हैं, सारे चीज़ जानेंगे, जो जेपीएससी का एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? पहला, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले मुंडा जनजाति के द्वारा शुरू की गई थी। यानी कि जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग से ही शुरू में, तो सबसे पहले मुंडा जनजाति के द्वारा स्टार्ट हुआ था। जैसे देखिए, रीता, रीता मुंडा, रीसा मुंडा, ठीक है, रीता और रीसा मुंडा का सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि ये राज्य निर्माण में स्टार्टिंग शुरू से ही ये इनका हाथ रहा है, रीता और रीसा मुंडा को। ठीक है, नेक्स्ट है, रीसा मुंडा ने सूतिया पाहन को राजा बनाया। रीसा मुंडा किसको बनाए थे? सूतिया पाहन को। भाई सूतिया पाहन कौन था? तो ये देखिए, और यहाँ जो है ये सूतिया पाहन को जब ये मिला ऋषा मुंडा के द्वारा ये शासन, तो सबसे जो है लास्ट में मदरा मुंडा आए। ठीक है, जो कि मदरा मुंडा यानी कि मुंडा राज्य का अंतिम राजा थे मदरा मुंडा। इनके 3 पुत्र थे। ठीक है, लेकिन तीनों पुत्र इनके भगलोल थे। ठीक है, दिमाग तो था नहीं, जिसके कारण मदरा मुंडा जो है एक गोद लिया बच्चा, यानी कि मदरा मुंडा गोद लिए हुए थे एक बच्चा को, ठीक है, जिनका नाम था फनी मुकुट राय। और ये अपना जो है शासन किसको दिए? मदरा मुंडा फनी मुकुट राय को, जो गोद लिया हुआ बच्चा था। इनके 3 पुत्र थे, लेकिन तीनों भगलोल थे। ठीक है, मतलब कि दिमाग नहीं था, पागल टाइप पे थे। अब चलिए, ये तो हम लोग जो फैक्ट्स था वो जान चुके हैं कि कैसे कैसे हुआ स्टार्टिंग से। ठीक ना, तो देखते हैं ग्राम। तो यहाँ भी वही है, ये चीज़ डिफिकल्ट होता है। सातों शासन व्यवस्था अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ आपको रटने ही होंगे। ठीक है, तो ग्राम को हातू कहा जाता है। हातू या गांव बोलिए या ग्राम बोलिए, तीनों एक ही होता है। और ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो म- नागवंशी शासन व्यवस्था में वो मुंडा होता है। याद रहे क्या हुआ? मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या होता है? मुंडा। ग्राम को हाथू कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है भाई। ठीक है, पहड़ा। अब इससे चलते हैं ऊपर। पहड़ा, पहड़ा क्या होता है? ठीक ना, कई हाथों को मिलाकर, यहाँ हाथू किसको बोला गया है? ग्राम को। कई हाथों को मिलाकर, ठीक है, ये पढ़ा बनता है। ठीक है, जैसे कि हाथू एक, ये गांव है, हाथू यानी गांव, 2 3 4, ये तीन चारों क्या हो गया? ये गांव हुआ। ठीक है, तो ये चारों को मिलाकर एक क्या बन गया? ये बड़का वाला जो ना पड़हा बन गया। ठीक है, और ये जो होता है ना, 4 गांव नहीं होते हैं। इसी प्रकार से 20 से ये दिया हुआ है, 12 से 20 हाथों मिलाकर जो ये 4 हमने एग्जाम्पल लिया है, ये 12 से 20 के बीच में होता है, तभी वो पड़हा बनता है। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो ये 20 गो रहेगा तब एक पड़हा बनता है इसमें नागवंशी शासन व्यवस्था में। ठीक है ना, तो 12 से 20 हाथों यानी कि 12 से लेकर 20 आप बना सकते हैं, 20 गांव को मिलाकर एक पड़हा बना सकते हैं। और ये पड़हा का जो प्रमुख होता है, इसको क्या कहते हैं? मानकी। रट लेंगे भाई, ये सब प्रश्न छपने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, और सबसे जो होते हैं जो उच्च पद में, ये नागवंशी राजा हैं ना। और इसका मैं बताऊंगा कि ये क्या है। जैसे छोटा नागपुर खास के राजा कौन थे?
मधुकर शाह थे, है ना। ये शॉर्ट ट्रिक है, जब आप पढ़ेंगे तो होगा कि यहीं से जो नजराना टैक्स स्टार्ट हुआ था, सारी चीज़ अभी हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। जैसे नजराना, नजराना यानी कि अनियमित टैक्स होता है। अनियमित टैक्स पेश कसा टैक्स को ही नजराना कर बोलते हैं, ठीक है। नजराना कर 1585 से स्टार्ट हुआ था। मालगुजारी का होता है, तो मालगुजारी जो टैक्स लिया जाता था वो नियमित टैक्स होता है, ठीक है। नियमित, जब जरूरत पड़ती थी तब ये लिया जाता था। 1616 में दुर्जन शाह को कैद किया गया। 6000 सालाना जागीरदार प्रथा लागू हुई थी, लेकिन नहीं देने के कारण उनका क्या हो गया, ये हो गया। और यहाँ देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव को हाथू कहा जाता है, इसका प्रमुख क्या होता है, मुंडा होता है। यही चलते हैं पढ़ा में, जो है यानी कि पढ़ा का जो प्रमुख होता है मानकी होता है, ठीक है, मानकी होता है। और इसे भूइहार ना, जनता से टैक्स वसूलने का कार्य कौन करता था, यही पढ़ा लोग करते थे, भूइहार लोग करते थे। समझ में आ गया। तो जनता से टैक्स वसूलने का कार्य कौन करता था, यही पढ़ा लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों, ठीक है, अंग्रेजों को दीवान का हक, दीवानी हक, है ना। दीवानी हक कहने का अर्थ ये हुआ कि वो जो है टैक्स वसूलने का के लिए वो प्रारंभ कर दिए, ठीक है। ये दीवानी का मतलब कि टैक्स वसूलने के लिए ये प्रारंभ कर दिए, ठीक ना। अब देखते हैं 1775 में नागपुरी में के प्रथम कलेक्टर, ठीक है, छोटा नागपुर के प्रथम कलेक्टर की नियुक्ति हुई, और वो कौन थे, एस जी व्हिटली। 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती के बहाने जो है राजा महाराजाओं को जमींदार, ठीक है, जमींदार बना दिया गया, ठीक है। और जमींदारी प्रथा का आरंभ हो गया यहीं से। कब, तो जमींदारी प्रथा का आरंभ कब से हुआ, 1793 ईस्वी से, ठीक है। 1793 ईस्वी से जमींदारी प्रथा का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इस व्यवस्था में पहली बार शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक, अर्थात 1500 वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, परंतु इस परंपरा के प्रथम प्रभावकारी हस्तक्षेप 1585 ईस्वी में शुरू हुआ, जब छोटा नागपुर खास के राजा मधुकर शाह पर मुगलों का आक्रमण हुआ। और उस टाइम जो अकबर के सेनापति थे शाहबाज खान खम्मू थे, और उनके द्वारा मधुकर शाह की हार हुई, यानी मुगल सेना यहाँ राजाओं से नजराना टैक्स लेने लगी। बाद में धीरे धीरे यह नियमित टैक्स में जो है रूप लेते गया, ग्रहण करने लगा। बाद में यह मालगुजारी कहाने लगा। जो टैक्स लिया जा रहा था, ठीक है, वो सभी लोग ग्रहण कर लिए कि भाई अब तो देना है ये है। और ये टैक्स जो है ना, नजराना टैक्स, वो धीरे धीरे नियमित टैक्स बन गया, जिसे हम लोग क्या कहे, मालगुजारी टैक्स। अरे नेक्स्ट चलते हैं यहाँ। 1616 ईस्वी में कर न देने के कारण छोटा नागपुर के खास महाराजा जो दुर्जन शाह को कैद कर ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक रखा गया, ठीक है। कितने वर्षों तक रखा गया, 12 वर्षों तक, ठीक है ना। और यह जहांगीर के आदेश से हुआ था, ठीक है। किसके आदेश से उसे 12 वर्षों तक ये कैद सुनाया गया था, तो जहांगीर के आदेश के अनुसार, ठीक है, जिसे इब्राहिम खां यानी कि नूर जहां का भाई ये अनुपालन किया था। और दुर्जन शाह को क्या हुआ था, 12 वर्षों के बाद 1628 में जब छूट कर वो बाहर आया, तो उसे 6000 रुपया सालाना कर देना स्वीकार किया कि भाई अब हम 1628 में कितने 12 साल के बाद वो बाहर आया, तो 6000 सालाना कर देने के लिए यह स्वीकार कर लिया कि हम देंगे भाई, ठीक है। पुनः यह राशि 1632 में बढ़ाकर 1,36,000 कर दिया गया, ठीक है। 1628 में कितना 6000 हुआ, यही 1632 में बढ़ाकर 1,36,000 कर दिया गया। 1,36,000 माने 1636 ईस्वी में, है ना, इसे बढ़ाकर फिर से 1,60,000 कर दिया गया, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे, यानी कि दुर्जन शाह को जो है 12 वर्षों के लिए कैद किया गया, यानी कि कैद कब किया गया था इनको, 1616 ईस्वी में इनको किया गया था। 12 वर्षों के बाद जो है किनके आदेश से, जहांगीर के आदेश से। और इसको पालन कौन किया था, इब्राहिम खान यानी नूर जहां का भाई अनुपालन किया था, और इसे डाल दिया। और देखिए यहाँ जो है
फिर इसे बाहर निकाला गया 1628 में 6000 कर देना वो चाहा, ठीक है। और फिर ये जो है कर बढ़ा दिया गया, ठीक है। ये कर कब बढ़ाया गया? 6000 से 1632 ईस्वी में 1,32,000 कर दिया गया। और फिर 1636 ईस्वी में जो है यहाँ आपका 1,60,000 कर दिया गया। अब इस प्रकार से ना नागवंशी राजाओं पर बढ़ता चला गया कर, ठीक है। परंतु यहाँ के राजाओं द्वारा जनता से कर लेने का प्रावधान नहीं था। मतलब यहाँ के राजा जो हैं, नागवंशी राजाओं के द्वारा कोई कर नहीं लिया जाता था। राजाओं को अपनी प्राचीन व्यवस्था बदलनी पड़ी। मजबूरन राजाओं को भी यहाँ की जनता के द्वारा जो है ना टैक्स लिया जाने लगा। पहले वो नहीं लेते थे, लेकिन वो दबाव के कारण, अंग्रेज शासन के दबाव के कारण यहाँ के भी राजा लेने लगे। और जो नया कर स्टार्ट हुआ, जो नागवंशियों के द्वारा कर स्टार्ट हुआ, उसको पंचाबही या फिर हाकिमी कहा जाता था, ठीक है। नागवंशियों ने पढ़ा प्रमुख यानी कि मानकियों को भूंयहर कहा। देखिए, पढ़ा का जो प्रमुख होता है क्या? मानकी। और यही मानकियों के क्या कहने लगा? भूंयहर, क्योंकि वो टैक्स वसूलने लगे। मानकी जब टैक्स वसूलने लगे ना, तब उनको भूंयहर कहा गया, ठीक है। तथा मालगुजारी वसूल करने का आदेश दिया गया। किसको? पढ़ा के प्रमुख को, यानी कि मानकियों को। और उन लोगों को क्या कहा गया? भूंयहर। याद रहे। नेक्स्ट चलते हैं। अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था? अंग्रेजों का आगमन मुगलों के बाद 1765 में दीवानी मिलने के बाद हुआ था। आते ही इन लोगों ने इस क्षेत्र में पटना काउंसिल की व्यवस्था में फोर्ट विलियम के अधीन रखा। किन के अधीन? फोर्ट विलियम के अधीन। इसे मुखर्जी महाल या फिर मटवारी जी महाल का कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मटवारी महाल या फिर मुखर्जी महाल कहा जाता था, ठीक है। इसी नाम से इस क्षेत्र को, है ना, पटना काउंसिल ने उक्त राजाओं को 3 साल के लिए क्या जमाबंदी दी। कैप्टन जैकब को निगरानी के लिए रखा गया था। ये जो देख रेख था, किसे रखा गया था देख रेख के लिए? कौन से शासक को? तो कैप्टन जैकब को। यही चलते हैं नेक्स्ट। छोटा नागपुर खास के लिए 1765 ईस्वी में एस.जी. विटली के प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया। और यही ना एस.जी. विटली को जो है 1775 ईस्वी में, है ना, ये कलेक्टर नियुक्त किया गया था। किंतु इसे भी क्या कर दिया गया? संग्रहण में सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट, 1980 में रामगढ़ हिल ट्रैक के लिए रामगढ़ रेगुलेशन जिला एक्ट के तहत रामगढ़, चतरा, छोटा नागपुर खास को मिलाकर एक नियमित जिला बना दिया गया। तो तीन जो है जिला को मिलाकर एक बड़ा जिला बना दिया गया। कौन सा? रामगढ़, चतरा और छोटा नागपुर खास को, तीनों को मिलाकर एक जिला, जिसका पदाधिकारी चैंपमैन को नियुक्त किया गया। समझे? रामगढ़ हिल ट्रैक का शासन शेर घाटी से चलाया गया था, ठीक है। यानी कि रामगढ़ हिल ट्रैक का शासन कहाँ से चलाया जाता था, ये याद रखेंगे, क्योंकि बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जो भी स्टार मार्क दिया हुआ है आप उसे रट लेंगे। रामगढ़ हिल ट्रैक का शासन का जो ये चलाया गया था, वो किनके कहाँ से चलाया गया था? शेर घाटी से। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त के बहाने राजा महाराजाओं को जमींदार बना दिया गया। और यही जागीरदार प्रथा को जमींदारी प्रथा में बदल दी गई। पहले जो जागीरदारी प्रथा थी, उसको कौन सी प्रथा में बदल दी गई? तो जमींदारी प्रथा में बदल दी गई। संपूर्ण देश के साथ छोटा नागपुर भी अंग्रेज के अधीन हो गया। और इस प्रकार जो है छोटा नागपुर यानी कि हम लोग का झारखंड भी किसके अधीन हो गया? ये अंग्रेजों के अधीन हो गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। तो यहाँ जो है किनके द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी में, ठीक है। प्रमुख राजा जो थे नागवंशी के प्रमुख राजा फनी मुकुट राय, जिसे आदि पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। मुंडा राजा के बाद नागवंशी द्वारा अपना राज्य स्थापित किया गया। जैसे देखिए, नागवंशी राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय ने किया था। कौन किया था? नागवंशी राज्य की स्थापना किसने किया था? तो फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय को आदि पुरुष भी कहा जाता है, याद रहे। क्या कहा जाता है फनी मुकुट राय को? आदि पुरुष भी कहा जाता है। नागवंशी यानी फनी मुकुट राय को पुंडरीक नाम एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या का पुत्र था। देखिए, ये फनी मुकुट राय जो थे,
पुंडरीक नाग एवं वाराणसी के ब्राह्मण की एक कन्या थी जिनका नाम था पार्वती। ये पुंडरीक नाग और पार्वती के पुत्र थे, लेकिन इसको गोद कौन लिए थे? मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, मदरा मुंडा लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फनी मुकुट राय का विवाह पंचेत के गोवंशीय राजपूत घराने में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका विवाह? तो गोवंशीय राजपूत के घराने में। नेक्स्ट, फनी मुकुट ना, फनी मुकुट राय के 66 परगने थे। तो कितना परगना था फनी मुकुट राय का? कितना परगना था? 66 परगना, जिसमें 22 घाटवारी, 18 खुखरागढ़ में, 18 दोईसागढ़ में और 8 जो है जर्चीगढ़ में था। ये सब चीज, सारे चीज आप याद रखेंगे। रीड के अनुसार, एक रीड है, जैसे कि हम लोग कैसे बोलते हैं, आर्कमिडीज रूल्स के अनुसार ऐसे बोलते हैं ना, तो उसी प्रकार रीड के अनुसार 10वीं सदी में नागवंशी राज्य की स्थापना हुई। तो यानी कि रीड के अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 10वीं सदी में। याद रखेंगे ये सब बात। नेक्स्ट चलते हैं। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ रखी? वो सुतियांबे को अपना राजधानी बनाया, वहां एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। किन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो फनी मुकुट राय ने। ठीक है, और चलते हैं। फनी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया। मतलब कि गैर आदिवासी कहने मतलब दूसरे जगह से आए हुए आदिवासी को गैर आदिवासी कहा गया। और आश्रय पाने के लिए गैर आदिवासियों को भी, है ना, ये जो है भाव राय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया गया। मतलब जो गैर आदिवासी आ रहे थे उनके चलते भाव राय श्रीवास्तव को भी ये दीवान बनाए। ठीक है, फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, मदन राय, प्रताप राय शासक बने। प्रताप राय ने राजधानी कहाँ रखी? सुतियांबे से चुटिया कर दिए थे। और इस प्रकार से नागवंशियों ने अपने जहाँ जहाँ जैसे कि अपना राजधानी बनाया, उस प्रकार से यहाँ टोटल लिस्ट है। ठीक है, जैसे देखिए फनी मुकुट राय कहाँ अपना राजधानी बनाया? छोटा नागपुर का सुतियांबे। प्रताप राय चुटिया। भीमकर्ण खुखरा। दुर्जन शाह दोईसा। दुर्जन द से दुर्जन, द से दोईसा। ठीक है, यहीं चलते हैं। यदु वंश शाह पालकोट। यदि यदु वंश शाह अपना राजधानी कहाँ रखे थे छोटा नागपुर का? तो ये पालकोट में। जगन्नाथ शाहदेव कहाँ रखे थे? पालकोट भैरव में, है ना। प्रताप उदयगढ़, है ना। प्रताप यानी कि उदयनाथ शाहदेव कहाँ रखे थे? रातूगढ़ में ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भीमकर्ण के बारे में पढ़ लेते हैं। भीमकर्ण जो है प्रथम प्रतापी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि ये धारण किए हैं। राय की जो उपाधि है, जैसे कि इधर क्या था, प्रताप राय, फनी मुकुट राय, ये सब छोड़कर ये क्या इसी पकड़ा गया? तो अपना जो है ये कर्ण ना प्रतापी शासक थे और राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की, यानी कि इनको उपाधि दी गई। भीमकर्ण के काल में सरगुजा के है वंशी रक्षेल राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया और बरखा की लड़ाई में भीमकर्ण की विजय हुई। भीमकर्ण ने रक्षेलों से जो कुछ लूटा, उसमें वासुदेव की एक मूर्ति भी थी, उसमें वासुदेव का एक मूर्ति भी था। ठीक है, और जिसे मतलब कहने का मतलब है कि है वंशी के जो रक्षेल राजा थे, है ना, वो नागवंशी पे क्या किया? आक्रमण किए, जिसे बरखा की लड़ाई कहे। और यह बरखा की लड़ाई में भीमकर्ण विजयी हुए। और जो भीमकर्ण रैक्सैलों से लूटे थे, उसमें लूटे हुए वस्तु में एक वासुदेव की मूर्ति, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का एक मूर्ति भी था। ठीक है, ये चीज बोला जा रहा है। भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण कराया। भीमकर्ण क्या चीज का निर्माण कराया? तो भीम सागर का निर्माण कराया। भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से कहाँ रख दिए? फिर से स्थानांतरित करके खुखरा ला दिए। इसी प्रकार चलते हैं शिवदास कर्ण के बारे में पढ़ते थे। इन्होंने गुमला के घाघरा में हापा मंदिर की स्थापना की। हापा मुनि मंदिर जो गुमला में है, और यहाँ जो है हापा मुनि मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा है। ठीक है, शिवदास कर्ण ने इस मंदिर में शियानाथ देव के हाथों भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई। तो ये जो है भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित जो की किनके हाथों से किया? शियानाथ देव के हाथों से। समझ में आ गया? अब चलिए प्रतापकर्ण के बारे में पढ़ लेते हैं। सल्तनत काल के लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण एवं विराटकर्ण थे। इतने, ठीक है।
प्रताप करने के समय नागवंशी राज घाटवालों राजाओं के जो है ना विद्रोह से ग्रस्त था। कहने का मतलब है प्रताप करने के समय में जो राजाएं थे ना, किनके विद्रोह से नागवंशी राज्य था, किनके विद्रोह से ग्रस्त था, तो घाटवार राजाओं के विद्रोह से। ठीक है। छत्रकर्ण, तो छत्रकर्ण लोधी वंश का समकालीन था। छत्रकर्ण कौन से वंश के समकालीन थे, तो ये लोधी वंश के समकालीन थे। छत्रकर्ण के काल में विष्णु जी की मूर्ति कोराम्बे में क्या हुआ, स्थापित की गई। और यही छत्रकर्ण के काल में ही विष्णु जी की मूर्ति कहाँ रखी गई, कोराम्बे में। नागवंशी की प्रथम राजधानी कहाँ रखी गई, श्रुतियाम्बे में, और अंतिम राजधानी रातूगढ़ थी। ये आप नोट डाउन करते चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ जो है आपका टोटली 2 शासन व्यवस्था समाप्त हुआ। आप सारे नोट्स को पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा जो अभी आपका शासन व्यवस्था स्टार्ट होगा, उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था। उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था, या फिर हम इसे कह सकते हैं पड़हा पंचायत शासन व्यवस्था, या फिर पाहन पड़हा व्यवस्था, या फिर मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से यह मिलती जुलती। ये जो आपका है, ये जो शासन व्यवस्था उरांव जनजाति का जो शासन व्यवस्था है वो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। तो ये एक बार प्रश्न भी आया था, अभी भी है, इसीलिए नहीं हुआ है। ये नोट्स है ना, जेपीएससी का ही स्पेशल नोट्स तैयार किया गया है। ठीक है। ये नोट्स से जेपीएससी भी निकला हुआ है। ठीक है। ये बहुत ही बेस्ट नोट्स है, जेपीएससी में एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं भागेगा इधर उधर। ठीक ना। तो मुंडा जनजाति की इस प्रकार से प्रश्न आया था, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती और कौन सी शासन व्यवस्था है, इस प्रकार से प्रश्न आया था। तो वहाँ उरांव जनजाति शासन व्यवस्था, या फिर पड़हा पंचायत शासन व्यवस्था, या फिर पाहन पड़हा व्यवस्था, ये यानी कि ये दोनों बोला जाता है इसको। ठीक है। ये दोनों बोला जाता है इसको। ठीक है। ये दोनों बोला जाता है, दोनों में से कोई भी बोल देते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रेड ही अच्छा रहने देते हैं। रेड ही पेन अच्छा रहता है। ठीक है। तो उरांव जनजाति शासन व्यवस्था को और कौन कौन सी व्यवस्था हम लोग कहें, पड़हा पंचायत शासन व्यवस्था, ठीक है। चलिए अभी हम लोग और भी शासन व्यवस्था पढ़ते हैं। ठीक है। तो उरांव जनजाति शासन व्यवस्था को और कौन कौन सी व्यवस्था का नाम दिया गया है, पड़हा पंचायत शासन व्यवस्था, पाहन पड़हा व्यवस्था। ठीक है। इस प्रकार से देखते हैं, इसमें भी भाई पाहन होते हैं। तो पाहन किसको कहा जाता है, गांव की प्रबंधन संचालक तथा धार्मिक कृतियों का कार्य का जो संपादन करते हैं उन्हें हम लोग पाहन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि गांव का प्रबंधन संचालक करने वाला जो व्यक्ति होते हैं और धार्मिक कृतियों में मतलब धार्मिक स्थानों में कार्य का संपादन करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, उसे हम लोग पाहन कहते हैं। है ना। जैसे शादीशुदा वाले को ही यह पद दिया जाता है ना, ये कुंवार लड़का को नहीं दिया जाता है पाहन का पद, हमेशा शादीशुदा को ही दिया जाता है। और पाहन के जो सहयोगी होते हैं बैगा और महतो होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बैगा किसको कहते हैं और महतो किसको कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो होता है गांव का जो प्रधान होता है वो कौन से होते हैं, महतो ही होते हैं। गांव का प्रधान कौन होता है, महतो, यानी कि महतो जो है गांव का प्रधान होता है। ठीक है। और पाहन का सहायक होता है, यानी कि इसका सहायक ये है। ठीक है। इसका सहायक जो कौन है, ये है, इसका सहायक ये है महतो। और महतो का सहायक कौन है, मांझी, याद रहे। ठीक है। पाहन का सहायक महतो और महतो का सहायक मांझी। ठीक है। तो ये गांव का प्रधान भी होता है महतो, और पाहन का सहायक भी होता है। और यहाँ देखिए प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति गांव का अगर कोई मर्डर कर दिया है तो उसको पुलिस थाने में न जाकर ये महतो के पास आया जाता है। सबसे पहले पाहन के पास आएगा, फिर पाहन के पास कार्य अगर नहीं होगा तो महतो के पास आएगा, महतो से नहीं होगा तो फिर ये पढ़ा पढ़ा के पास, जैसे तैसे बढ़ते जाता है ना, वैसे वैसे। जैसे हम लोग का कैसे होता है कि पहले गया तो थाना पुलिस से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, इस प्रकार से कैसे, उसी प्रकार से इन लोग का सुप्रीम कोर्ट गांव में ही होता है।
ठीक है। अब देखिए महतो जो होता है, महतो क्या होता है? गांव का प्रधान, पाहन का सहायक और प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होता है इनको। नेक्स्ट मांझी क्या होते हैं? आपसे प्रश्न पूछेगा कि उरांव जनजाति शासन व्यवस्था में, है ना, महतो के सहायक कौन होता है? मांझी, पढ़ा, इस प्रकार से आपको दे देंगे। महतो इस प्रकार से आपको ऑप्शंस देगा। तो यहाँ मांझी है। मांझी का काम महतो की बातों को लोगों तक पहुँचाता है, यानी कि पंचायती आदेशों को पंचायत में यह सुनाता है। मांझी का क्या काम है? जो महतो बोलेगा कि भाई ये जाओ पूरे गांव में ये हल्ला कर दो कि लगान नहीं देना है, हल्ला कर दो कि ये जो है ना सरहुल पूजा इस डेट को है, मतलब कि पंचायत में आदेशों को जो सुना देता है और महतो के आदेशों को जो सुनाता है वो मांझी है। ठीक है, यहाँ चलते हैं। परहा या फिर पढ़ा, कई गांव जैसे 7 हो गया, 12, 21 या 22 गांव, इसके सामूहिक पंचायत को पढ़ा या पढ़ा कहते हैं। अब देखिए यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज न होना है आपको। यहाँ देखिए 7, 12, 21, 22 यानी इतने गांव को हम लोग ले सकते हैं। 7 से 12, 12 से 21, 21 या फिर 22, इतने गांव को सामूहिक, इतने पंचायत को सामूहिक रूप से हम लोग क्या कहते हैं? पढ़ा या फिर पढ़ा। ठीक है, याद रहे 7, 12, 21, 22 इतना हम लोग ले सकते हैं। 7 भी ले सकते हैं, 12 पंचायत भी ले सकते हैं, 21 पंचायत भी या फिर 22 पंचायत भी ले सकते हैं। इस तरह के पंचायत में पुरुषों के साथ महिलाएं भी हिस्सा लेती हैं, यानी कि है ना, इस तरह के पंचायत में पुरुष भी महिलाओं की तरह जो है ना, पुरुषों के साथ महिलाएं भी हिस्सा लेती हैं। इस पंचायत को यहाँ जो है 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर। परहा यानी कि पढ़ा राजा जो होता है, परहा पंचायत का प्रमुख यानी कि मुखिया होता है। परहा पंचायत का मुखिया यानी कि प्रमुख कौन होता है? परहा ऑब्लिक परहा राजा, यानी कि दोनों। ठीक है, नेक्स्ट परहा या पढ़ा दीवान क्या कहलाता है? सर्वोच्च पदाधिकारी, जैसे हम लोग का सुप्रीम कोर्ट है ना, उसी प्रकार से सर्वोच्च पदाधिकारी जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह है ना कार्य करता है। इसका काम सभी राजाओं के बीच समन्वय स्थापित करना, बात को रखना। बैगा क्या होता है? हम बताए थे शुरू में ही, बैगा जो होता है ना पाहन का सहयोगी होता है। बैगा क्या होता है? पाहन का सहयोगी होता है जी। ठीक है, पाहन का सहयोगी होता है। अखरा, ठीक है, अखरा न्याय के लिए एकत्र होने वाला जो स्थान यानी कि पंचायती बैठक होता है उसे हम लोग अखरा कहते हैं। ठीक है, तो अखरा कहते हैं। अभी हम लोग टोटल जो है उरांव जनजाति शासन व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं। ये तो स्टार्टिंग था आपका। अब चलिए यहाँ देखते हैं। उरांव भूइहर, इसको 2 भाग में बांटा गया है। जो जंगल को साफ कर नए गांव का निर्माण करते हैं उसे भूइहर कहा जाता है। जेठ रैयत या रैयत, जो बसी बसाए गांव में स्थापित हुए हैं उनको क्या कहा जाता है? जेठ, रैयत या फिर रैयत। जंगल को साफ करके, उरांव जनजाति शासन व्यवस्था में 2 प्रकार के होते हैं। जंगल को साफ करके खेत बनाने वाले भूइहर कहलाए तथा इनके द्वारा बसाए गए गांव भूइहर गांव कहा जाने लगा। यानी कि भूइहर बसाएंगे तो भूइहर गांव ही ना होगा। जिस गांव में केवल भूइहर ही रहते हैं, जैसे कि ऐसे होता ना कि एक गांव में अगर वो है ब्राह्मण लोग रहते हैं जो भी गांव में, ठीक है, तो वो ब्राह्मण गांव हो जाते हैं। इन द सेम वे जिस ये में रहता है जिस समुदाय, जो समुदाय के व्यक्ति रहते हैं जिस गांव में, अगर एक ही समुदाय के उस गांव में, तो उस गांव का भी हम लोग वही गांव नाम पकड़ देते हैं। इस गांव के परिवार भूइहरी खूट के नाम से जाने लगा। जो परिवार होते हैं ना इस गांव, परिवार को ही भूइहरी खूट कहा जाता है। खूट का अर्थ ही होता है परिवार। ठीक है, भूइहरी खूट की 2 शाखाओं से बनी है। पहला पाहन खूट और दूसरा महतो खूट। याद रहे भूइहरी खूट कितने शाखाओं से बनी है? 2। पहला जो है पाहन खूट है, दूसरा महतो खूट है। नेक्स्ट चलते हैं। आरंभ में पाहन जो होता है गांव का एकमात्र प्रधान
पदाधिकारी था। स्टार्टिंग में आरंभ टाइम का बात कर रहा है, जो धार्मिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक सभी प्रकार के मामलों के लिए उत्तरदायी था। पाहन का बात है, लेकिन आगे चलकर पाहन जो है धार्मिक मामलों का केवल यह क्या हो गया, प्रधान हो गया, परिवर्तित हो गया। राजनैतिक एवं प्रशासनिक प्रधान के रूप में महतो का पद स्थापित कर दिया। जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे चेंजिंग भी होते हैं ना, ये चीज ध्यान रखने हैं। महतो का चुनाव प्रति 3 वर्ष में होता है, किंतु यह उस पीढ़ी यानी वंशानुगत का कोई एक बड़ा व्यक्ति ही बनता है। यह भी वंशानुगत होता है, वंशानुगत ही चुनाव होता है। ठीक है, जैसे महतो बने तो उसका दादा है तो उसका बेटा फिर उसका नाती, इस प्रकार से बनेगा, है ना, लेकिन सबसे बड़ा व्यक्ति ही बनता है। महतो गांव के समारोह का प्रमुख होता है, ये तो हम लोग पढ़ चुके। तथा इसका काम है गांव का संबंध बाहर के गांवों से बनाना, है ना। ये जो महतो का काम होता है बाहर के गांव से अपने गांव का संबंध को बनाए रखना। उरांव की एक बहुत ही बड़ी कहावत है, पाहन गांव बचाता है और महतो गांव चलाता है, इस प्रकार से, है ना। तो ये बात आप नोट डाउन कर लेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा, पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, पढ़ा जो बनता है कितने पंचायतों को मिलाकर, 7, 12, 21, 22, है ना। और इसका जो पढ़ा राजा जो होता है ना, पढ़ा का जो पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे हम लोग मुखिया कहते हैं। जो राजा होता है पढ़ा राजा पंचायतों का, इतने पंचायत का जो राजा होता है उसे मुखिया कहा जाता है, राजा या मुखिया इसके प्रमुख को। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायतों को महतो कहा जाता है। धार्मिक प्रधान पाहन होता है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पढ़ा का जो प्रमुख होता है, राजा के सहायक जो होते हैं, पढ़ा कहने का मतलब पढ़ा राजा। ठीक है, राजा के सहायक यानी कि ये पढ़ा यानी प्रमुख। ठीक है, जैसे राजा के सहायक कौन कौन से हैं, दीवान, पनबल या फिर पनेर या फिर कोटवार। ठीक है, दीवान क्या होता है, प्रधानमंत्री राजा का मुख्य सलाहकार होता है, यह कल्याण कार्यों का प्रधान होता है। और कोटवार जो होता है सुरक्षा की विधि व्यवस्था को बनाए रखता है, किसका, सुरक्षा की विधि व्यवस्था को। नेक्स्ट चलते हैं। कई गांवों के समूह पंचायत को पढ़ा कहते हैं, ये तो बात हम लोग समझ चुके थे। और इस तरह के पंचायतों में पुरुष के साथ महिलाएं भी हिस्सा ले सकती है, ये चीज आप याद रखेंगे, ये आपको नोट डाउन करते रहना। पढ़ा पंचायत 3 स्तरों में विभाजित किया जाता है, निम्न, मध्य और उच्च स्तर। एक पढ़ा में कई प्रकार के गांव शामिल किए जाते हैं। राजस्व के उपभोग पर यह आधारित था। पहला जो है राजा गांव, इसका राजस्व राजा के व्यक्तिगत खर्च के लिए आवंटित था। दीवान गांव क्या था भाई, तो दीवान के वेतन के रूप में राजस्व आवंटन का कार्य होता था। पनेर गांव क्या कहलाता है, पनेर के वेतन के रूप में राजस्व का आवंटन यहाँ होता था, पैसा आता था। कोटवार गांव क्या है, तो कोटवार के वेतन के रूप में राजस्व का आवंटन होता था, यानी कि पैसा का। प्रजा गांव क्या था भाई, शेष गांव, यानी कि इसका राजस्व सामाजिक कल्याण के लिए आवंटित था, कारण जो भी पैसा आते थे जो कल्याण के लिए हो वो प्रजा गांव में रखा जाता था। ठीक है, और जो है ना कुंवारा, याद रखें कुंवारा पाहन नहीं बन सकता है, यह केवल शादीशुदा व्यक्तियों के लिए ही होता है। ठीक है, ये केवल जो होता है शादीशुदा व्यक्तियों के लिए ही होता है। पाहन एवं महतो को कर लगाने या वसूलने का कोई वित्तीय अधिकार प्राप्त नहीं है। किसको नहीं है, पाहन एवं महतो को कोई लगान वसूलने का अधिकार नहीं है। ये सारे अधिकार पंचायत और पंचों को था। कर वसूलने का अधिकार किसको था, पंचायत और पंचों में सन्निहित था। गांव के सभी विवाद ग्राम पंचायत में सुलझाए जाते थे। ग्राम के सभी जो विवाद थे कहाँ सुलझाए जाते थे, तो ये आपको जो है ग्राम पंचायत में, जिसमें पंचों की नियुक्ति की जाती थी, जो महतों की अध्यक्षता में न्यायिका कार्य संपन्न करते थे। पंचों का चयन ग्राम पंचायत द्वारा वरिष्ठ एवं योग्यता के अधिकार पर यह किया जाता था। पंचों का जो पंच में बुजुर्ग व्यक्ति ही आते थे। ठीक है, तथा अपने परंपरा एवं रीति रिवाज के जानकार व्यक्ति को पंच नियुक्त किया जाता था। पंच किसे नियुक्ति, जो पढ़ने में तेज हो, बुजुर्ग हो, ठीक है, उसका इज्जत हो गांव में, उस व्यक्तियों को पंच में नियुक्त किया जाता था। पाहन एवं महतो ग्राम पंचायत अथवा पंच सभा के निर्देशों पर ही कार्य करते थे। ये जो पाहन और महतो हैं, किनके
निर्देश पर काम करते थे? ग्राम पंचायत अथवा पंच सभा के निर्देश पर। तथा कर वसूलने एवं अन्य वित्तीय अधिकार पंचायत में निहित था। यही चलते हैं तथा पंचायत की सहमति से ही पाहन एवं महतो अपने अधिकार का प्रयोग करते थे। यानी कि अगर पंचायत की सहमति है तभी पाहन और महतो अपना कुछ बात को रखेंगे और उसको मनवाएंगे। ठीक है, वो अपने ऐसा नहीं है कि अपने मन से कार्य कर दें वो हो जाएगा। उरांव यही मानते थे कि धर्मेश के बाद इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है ना। यहाँ नहीं है, यह उरांव लोग सॉरी यहाँ उरांव लोग क्या मानते थे कि धर्मेश के बाद इस पृथ्वी पर पंचायत ही एक शक्ति है जो आदमी को सुधार सके। ठीक है, ग्राम पंचायत में सभी प्रकार के विवादों का निपटारा किया जाता था, सभी प्रकार के कैसा भी हो। पंचायतों में महतो या पाहन से मौखिक शिकायत के आधार पर कार्यवाही आरंभ की जाती थी। मतलब कि मौखिक रूप से कोई किसी को मार के कपारे फोड़ दिया, ठीक है, माथा कपार मतलब माथा होता है झारखंड में, ठीक है, तो माथा ही फोड़ दिया, यानी कि मौखिक रूप से वो अचानक से बोल के कि इसने मेरा माथा फोड़ दिया। तो शिकायत की सुनवाई के कौन करता था? गुरायत नामक अधिकारी दोनों पक्षों की शिकायत करता या फिर अभियुक्त को मौखिक गवाही का प्रचलन करता था। जो भी मौखिक गवाही था वो शिकायत करता था, ठीक है, उसके पास सारे शिकायत करते थे, वही जाके पंच में बोलता था। उरांव जनजाति में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान शपथ प्रक्रिया का चालन किया जाता था तथा गवाहों एवं शिकायतकर्ता की सत्यता के लिए कठोर जांच प्रणाली की प्रक्रिया विद्यमान थी। यही चलते हैं न्यायिक प्रक्रिया में सभी निर्णय पंचों द्वारा सर्वसहमति के लिए ही किए जाते थे। जाति बहिष्कार सबसे कठोरतम दंड था यहाँ, है ना, लेकिन यह दंड पढ़ा पंचायत की अनुमति से ही लागू किया जाता था। तो जाति बहिष्कार का जो यह किससे जाति बहिष्कार का कठोरतम दंड अगर किसी पर लगाया जाता था तो कैसे लगाया जाता था? तो ये परहा पंचायत की अनुमति से ही ये लगाया जाता था। ठीक है, और चलते हैं पढ़ा पंचायत के कर्तव्य क्या थे? तो दो या दो से अधिक गांव में आपसी विवाद का समाधान करना, दूसरा प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षा करना, तीसरा सामूहिक सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना, सामूहिक शिकार का आयोजन करना, समाज में कल्याणकारी गतिविधियों को संचालित करना। नेक्स्ट क्या है भाई? यदि कोई गांव अपने पढ़े को छोड़कर अनपढ़े में शामिल होता है या फिर होना चाहता है तो उस स्थिति में वह उस पुराण का भी सदस्य रहते हुए भी नए पढ़े का वह सदैव स्वीकार करता है। कहने का मतलब है कि ये गांव में है, ये गांव में इनको कुछ पद मिला है, ठीक है, अगर ई गांव को छोड़कर ई गांव में आते हैं ना, बी गांव में, तो ये जो है ना इसकी सदस्यता भी रहेगा, यानी यहाँ ये मुखिया है, ठीक है, तो ई गांव में आएगा तो वो मुखिया ही होंगे, इस प्रकार से बोला जाता है। यानी कि दोनों गांव में वही रहते हैं, इनका सदस्य समाप्त समाप्त नहीं होता है सदस्यता। ठीक है, ये चीज बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट कर लिया जाता था, ऐसे गांव को दूध भैया गांव कहा जाता था। ठीक है, अगर ये गांव को छोड़कर यहाँ जाता था ना तो उसको दूध भैया गांव, अगर ये गांव को छोड़कर इस गांव में तो दूध भैया गांव, वैसा गांव को कहा जाता है। ऐसे दूध भैया गांव के समावेश से परहा से भी बड़ा संगठन या संघ बन जाता है जिसे अंतरपीड़ा कहते हैं। जैसे यहाँ है, ये गांव है भाई, यहाँ से कुछ कुछ यहाँ से दो गो आदमी उठकर यहाँ आ गया, फिर ये जो है बी गांव, यहाँ से दो गो आदमी यहाँ आ गए, फिर यहाँ से दो गो आदमी यहाँ आ गए, तो ये जो आदमी यहाँ जमा हो गए इसको दूध भैया गांव कहा गया, नए पढ़ा को दूध भैया गांव। अब अगर टोटल इसको बोले तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंतर पढ़ा बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया जी? अब चलते हैं, पाहन एवं महतो का पद भूइंहर के समूह के लोगों के लिए आरक्षित था। किसके लोगों, किसके लिए ये पाहन और महतो का पद सुरक्षित था? तो भूइंहर के पद के लिए, भूइंहर ही लोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तथा अविवाहित व्यक्तियों यह पद धारण नहीं कर सकता था। पाहन के वंशज पाहन खूट, महतो के वंशज महतो खूट कहलाते थे। सर्वप्रथम बैगा ही गांव का लौकिक प्रधान था। लौकिक प्रधान कौन था? बैगा। परंतु महतो के आने पर यह कार्य उसके द्वारा किया जाने लगा। सारे ग्रामीण देवता का आवाहन बैगा करता था। सारे ग्रामीण देवता का आवाहन कौन करता था? याद रहे, बैगा, है ना। सेवकों के भूमि के प्रकार कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मंजियस भूमि अर्थात परहा प्रमुख की भूमि कहलाता है। पहनई भूमि इसको कहते हैं, जो प्रमुख की भूमि होता है पहनई भूमि, मंजियस भूमि।
है ना। सेवकों की भूमि को क्या कहते हैं, मंजस भूमि। यही पढ़ा की प्रमुख भूमि पहनई अर्थात पाहन की भूमि। पहनई भूमि किसे, पाहन की भूमि। मंजस भूमि अर्थात पहरा की प्रमुख भूमि कहलाती थी। ठीक है, यहीं चलते हैं। महतोई भूमि यानी कि गांव के महतो की प्रमुख भूमि को क्या कहता था, महतोई भूमि। पनभरा भूमि इस प्रकार से बोला जाता था। पाहन के सहायक के परवरिश के लिए यह भूमि दी जाती थी। पनभरा भूमि किसको दी जाती थी, पाहन के सहायकों को परवरिश के लिए यह भूमि, यानी कि जो पाहन के सहायक है ना, महतो और बैगा, उनको यह भूमि दी जाती थी, उनके परवरिश के लिए पनभरा भूमि दी जाती थी। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग टोटली अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा मान की शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो हो जनजाति के लिए होता है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मांझी परगना शासन व्यवस्था को मांझी परगना दिसुम व्यवस्था, संथालों की शासन व्यवस्था भी कहते हैं, है ना। संथाल की शासन व्यवस्था जो है इसे कहा जाता है, संथालों की शासन व्यवस्था भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक ना। और देखिए सबसे पहले निचला स्तर से पढ़ते हैं, ग्राम, है ना। ग्राम पंचायत के प्रमुखों को क्या कहा जाता है, मांझी, यानी ग्राम पंचायत के प्रधान को यहाँ कहा जाता है मांझी कहा जाता है। ठीक है, और बहुत सारे ग्राम अगर मिलकर बनते हैं तो वो ग्राम समूह हो गया। और इस ग्राम समूह का जो प्रधान होता है, यानी कि 5 से 8 गांव अगर हम लोग बनाएंगे 5 से 8 गांव का समूह बनाएंगे तो एक ग्राम समूह बनेगा। 5 से 8 गांव याद रखिएगा, ये चीज़ को आप याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछ देता है कि 5 से 8 गांव के समूह को क्या कहते हैं, ग्राम समूह। और 5 से 8 गांव के समूह का प्रधान कौन होता है, तो देश मांझी होता है। कौन होता है, देश मांझी होता है। समझे। यही चलते हैं कि बहुत से, यानी कि इस प्रकार से बहुत से ग्राम समूह मिलाकर, यानी कि 15 से 20 ग्राम समूह, ये ग्राम समूह मिलाकर एक परगना का निर्माण करता है। ठीक है, परगना का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि परगना के प्रधान को क्या कहते हैं हम लोग, परगनैत कहते हैं। परगना के प्रधान को क्या कहते हैं, परगनैत। परगना, प से परगना और पर से परगनैत। याद रहे, एक परगना में कितने गांव का समूह होता है, 15 से 20। और इसका जो हेड होता है वो दिसुम समाज होता है, जिसका जो प्रधान होता है दिसुम समाज का, दिसुम राजा होता है। याद रहे, याद हो गया ना। चलिए, ग्राम स्तर के अधिकारी कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ये भी नायके, प्रमाणिक, ये प्रश्न पूछ देता है। प्रमाणिक कौन होते हैं, तो मांझी का सहायक होता है। याद रहे, प्रमाणिक कौन होते हैं, मांझी का सहायक होता है। तीसरा जोग मांझी और तीसरा गुड़ैत। गुड़ैत बहुत बार प्रश्न पूछा है। और वैवाहित प्रधान जो होता है ना, वैवाहित ही ये ले सकता है। ठीक है, और प्रमाणिक के अनुपस्थिति में प्राणिक वर्ग करते हैं। ठीक है, याद रहे, प्रमाणिक के अनुपस्थिति में प्राणिक वर्ग करते हैं। ठीक है, नायकी होता है। नायकी क्या होता है, धार्मिक मामलों का प्रधान होता है। प्रमाणिक क्या होता है, मांझी का सहायक होता है। जोग मांझी क्या होता है, मांझी का सहायक, और मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य को कौन संभालते हैं, मांझी की अनुपस्थिति में, है ना, ये जो है ना प्रमाणिक ही संभालते हैं। ठीक है, जोग मांझी क्या कहलाते हैं भाई, संथाल समाज का नैतिक आचरण संबंधी अधिकारी एवं जन्म तथा वैवाहिक मामलों का प्रधान एवं निर्णयकर्ता होता है। कौन, जोग मांझी। और गुड़ैत क्या होता है, ग्राम पंचायत के संदेश वाहक, यानी कि ये कबूतर का काम है, संदेश, चिट्ठी पहुंचाना, संदेश को पहुंचाना। ठीक है, मांझी। प्रत्येक संथाल ग्राम में एक पंचायत होती है जिसका मुखिया मांझी कहलाता है। समझ गए, मांझी किसको कहते हैं, प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होता है जिसका मुखिया कौन होता है, मांझी होता है। मांझी गांव का प्रधान होता है। किसका प्रधान होता है, गांव का प्रधान। और उसी प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार होता है दोनों। वह ग्राम सभा बुलाकर गांव के झगड़ों का निपटारा करता है, मांझी। अगर मांझी ग्राम पंचायत के माध्यम से हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर गांव के सारे मामलों को निपटाता है। कहने का मतलब हत्या को छोड़कर और सभी गांव के प्रॉब्लम को यह निपटाता है। कौन, मांझी। ठीक है, अगर मांझी से जो काम नहीं होता वो देश मांझी के पास जाता है। देश मांझी से नहीं होता वो प्रज्ञात के पास जाता है। प्रज्ञात से नहीं होता वो दिसुम राजा के पास जाता है। ठीक है,
यही चलते हैं देश मांझी। तो देश मांझी क्या होता है? तो 5 से 8 गांव के मांझी को देश मांझी कहा जाता है। 5 से 8 गांव के मांझी को है ना देश मांझी कहा जाता है। नहीं, 5 से 8 गांव के अगर मांझी अगर एकजुट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको देश मांझी कहते हैं। जिन मामलों का निपटारा मांझी नहीं कर पाता उसे देश मांझी के पास फैसला के लिए भेज दिया जाता है। मैंने बताया ना, देश मांझी प्रज्ञात का सहायक होता है। देश मांझी किसका सहायक सहायक होता है, याद रखेंगे। देश मांझी ये सब प्रश्न पूछ देता है। देश मांझी किसका सहायक होता है? तो प्रज्ञात का सहायक होता है। देश मांझी या मांझी जिस मामले को सुलझाता नहीं है पाता है उसको प्रज्ञात के पास भेज देता है। मतलब सिलसिलेवार ढंग से होता है ना। प्रज्ञात जो होता है 15 से 20 गांव को मिलाकर एक परगना बनता है, जो एक अंतर्गामी संगठन है, एक संगठन है। इसका प्रधान प्रज्ञात कहलाता है। प्रज्ञात के जिम्मे अनेक कार्य होते हैं। विभिन्न गांवों के बीच के विवादों का निपटारा यही पंचायत करती है। प्रज्ञात को बिटलाहा देने का भी अधिकार है। बिटलाहा जो गृह त्यागने का जो होता है ना दंड, उसको बिटलाहा बोला जाता है। ठीक है। दिसुम राजा, जो दिसुम राजा होते हैं वह क्या होता है? दिसुम राजा दिसुम समाज यानी संथाली शासन व्यवस्था का शीर्ष यानी कि शीर्ष निकाय है, शीर्ष सिस्टम है, जो दिसुम प्रगना के नाम से भी जाना जाता था। दिसुम राजा संथाल प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वोच्च प्रशासनिक पद है, जैसे कि हम लोग का सुप्रीम कोर्ट है। इन द सेम वे दिसुम राजा है यहाँ। ठीक है। यदि कोई मामला प्रज्ञा द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता तो उसे दिसुम प्रज्ञा के पास प्रस्तुत किया जाता है। इसका निर्णय जो होता है सर्वमान्य एवं अंतिम निर्णय होता है। ये जो बोल दिए भाई, ये ब्रह्मा जी का लकीर हो गया। ठीक है। कहने का मतलब ये जो बोले कि भाई ये गलती है तो है? मांझी प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रधान के रूप में यह कार्य करते हैं तथा हत्या के अपराध को छोड़कर सभी अपराधों की सुनवाई ग्राम पंचायत में की जाती है। न्यायिक कार्यों के लिए समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया जाता था, जिसके सदस्य को भागदो प्रजा किया जाता था, भागदो प्रजा कहा जाता था। संथाल समाज में आर्थिक एवं शारीरिक दंड दोनों प्रचलित थे। ठीक है। दोनों दंड प्रचलित थे। बड़े अपराध अथवा वरिष्ठ मामलों के मांझी द्वारा देश मांझी को अग्रसारित कर दिया जाता था। यदि मामला समाज के परंपरा और रीति रिवाज से जुड़ा हो तो वह प्रज्ञात को भेज दिया जाता था। संथाल समाज में यह जो है सबसे कठोर, संथाल समाज का सबसे कठोर सजा जो है बिटलाहा यानी कि बहिष्कार, और सबसे छोटा सजा जो है क्या, करेला। करेला जो है ये 1.5 रुपया का इसमें सजा दिया जाए कि आप 1.5 रुपया जमा करेंगे, करेला है। जो समगोत्रीय यौन संबंध यानी कि गैर संथालों के साथ यौन संबंध के लिए दिया जाता था। ठीक है। लेकिन यह सजा देश मांझी या प्रज्ञात से आज्ञा से क्रियान्वयन करते हुए यह किया जा सकता था। सभी प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन के रूप में भूमि प्रदान की जाती थी, भागदो प्रजा को छोड़कर। भागदो ये तो चुनावी के लिए ना था भागदो प्रजा, इसलिए इनको नहीं दिया जाता था। अदरवाइज सभी को वेतन के रूप में जमीन दिया जाता था। इसीलिए अभी आप देखेंगे कि रांची वगैरह में सबसे ज़्यादा जो है ये सब भूमि है। ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ यौन संबंध यानी कि जो भी संबंध बना लेते हैं ना, ठीक है, तो उनके लिए है कि भाई जैसे लड़का लड़की साथ में रह गए बिना पूछे तो उनको यह सजा दी। एक ही गोत्र में उनके द्वारा यौन संबंध कर लिया गया तो इनके इस जगह पे क्या दिया जाता था, इनको बिटलाहा यानी कि ये सजा दिया जाता था बहिष्कार का। संथाल में सबसे छोटा जो सजा था वह करेला था, जिसमें 1.5 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था। कुंवारी लड़की के गर्भवती होने पर जोग मांझी को सबसे पहले सूचना दी जाती थी। यानी कि कोई कुंवारी लड़की अगर गर्भवती हो गई है, ठीक है, तब जोग मांझी को यह सबसे पहले बताया जाता था। और फिर पंचायत की बैठक होती थी। ठीक है। संथाल समाज के अन्य प्रमुख अधिकारी कौन कौन से हैं? चौकीदार कुगम नायके, लासिर टेंगाए, करटाहा, ठीक है, इस प्रकार से हैं। चौकीदार पुलिस कार्य करता है, यह पद वंशानुगत होता है। ये कुमंग नायका जो गांव के सार्वजनिक धार्मिक स्थलों में पूजा पाठ कार्य करना। लासरे टेंगाए गांव का प्रधान अधिकारी होता था। और करटाहा जो है प्रमाणिक का सचिव, इसे उप प्रमाणिक
भी कहा जाता था। पश्चिम बंगाल तथा बिहार में संथालों को सावतार या सोतार के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सावतार या फिर सोतार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। संथालों की प्रशासनिक व्यवस्था शौरिया पहाड़ी के प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप है। झारखंड में संथालों समाज का निकटतम संबंध पहाड़िया जनजाति से स्थापित हुआ है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के झारखंड में प्रवेश के पश्चात पड़हिया जनजाति द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली गई तथा संथालों द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की गई। अतः संथाल एवं पड़हिया जनजाति के भीषण संघर्ष हुआ। प्रत्येक गांव में प्रायः जाहेर थाना मांझी थान होता है और जाहेर थान धर्म स्थल होता है, जबकि मांझी थान पंचों का स्थल होता है। याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपका जो है आपका ये मांझी परगना शासन व्यवस्था तक समाप्त हुआ, जिसे संथाल की शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। संथालों की शासन व्यवस्था मांझी परगना या फिर दिसुम व्यवस्था भी, संथालों की शासन व्यवस्था भी। हम लोग इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट जो शासन व्यवस्था भी पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मुंडा मान की शासन व्यवस्था। ठीक है, ये हो जनजाति से रिलेटेड है और इसे जो दूसरा शासन व्यवस्था क्या कह सकते हैं, हो जनजाति का शासन व्यवस्था। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत का जो प्रधान या फिर प्रमुख कहलाता है हो जनजाति में, यानी मुंडा मान की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत या हातू पंचायत। हम लोगों ने यह जान चुका है कि ग्राम को हातू कहा जाता है, हातू को ग्राम, यानी कि दोनों एक ही है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के प्रमुख यानी प्रधान को क्या कहा जाता है, मुंडा कहा जाता है। समझ में आया? यही चलते हैं पीड़। पीड़ा जो क्या होता है, ग्राम से बड़ा होता है। पीड़ा किसको कहते हैं? 5 से 15 गांव के समूह या 15 से 20 गांव का समूह को क्या कहते हैं हम लोग? पीड़ा कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये गांवों के समूह को पीड़ कहा जाता है। और पीड़ पीड़ पंचायत का जो प्रधान होता है, ये जो पीड़ है, ठीक है, ये जो पीड़ है जो उसका पंचायत का प्रधान होता है, प्रमुख होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानकी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? यह हम लोग मानकी कहते हैं। ठीक है, ध्यान आ गया? तो ग्राम पंचायत के प्रमुख हो जनजाति शासन व्यवस्था में यानी मुंडा मान की शासन व्यवस्था में क्या कहेंगे? मुंडा कहेंगे। और यही बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिलाकर, जैसे कि 5 से 15 गांव के बीच, अगर उसके गांव के बीच को समूह को बनाएंगे तभी वो पीड़ कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि 4 गांव को मिलाएंगे समूह को तो वो पीड़ नहीं कहलाएगा। 5 से 15 मिलाएंगे और 15 से 20 तभी ये होगा। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि 5 से 20 तक आप मिला सकते हैं, उससे कम नहीं। ठीक है, तब वो पीड़ होता है। और पीड़ के समूह के, है ना, वो पंचायत का प्रधान जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? मानकी प्रधान कहते हैं, मानकी। ठीक है, मानकी। नेक्स्ट चलते हैं, ग्राम स्तर के अधिकारी कौन कौन से होते हैं भाई? तो द्यूरी 3 प्रकार के होते हैं। द्यूरी यानी कि पुजार, दूसरा डकुआ, तीसरा यात्रा द्यूरी, है ना। द्यूरी जो होता है धार्मिक मामलों का प्रधान होता है। द्यूरी क्या होता है? धार्मिक मामलों का प्रधान होता है। यही डकुआ क्या होता है? डकुआ मुंडा का सहायक होता है। ठीक ना, डकुआ जो होता है क्या होता है? मुंडा का सहायक होता है। यात्रा द्यूरी क्या होता है? तो यह द्यूरी का सहायक होता है, इसका सहायक होता है। ठीक है, ये इसका सहायक होता है ना। द्यूरी का सहायक यानी कि पुजार, जो धार्मिक जो पूजा कराते हैं ना, अनुष्ठान पूजा जो भी कराते हैं, ये द्यूरी कहलाते हैं। हो जनजाति शासन व्यवस्था में मुंडा मान की शासन व्यवस्था दोनों एक ही है। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि हो जनजाति यानी मुंडा मान की शासन व्यवस्था को और कौन सा नाम है? ठीक है, तो हो जनजाति शासन व्यवस्था, इसे याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पीड़ स्तर पे, जो है ना, पीड़ स्तर पे। ठीक है, पीड़ स्तर पे यदि अधिक गांव शामिल हो तो एक से अधिक मानकी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ऐसे मानकी भागो मानकी कहलाते हैं। जैसे कि पीड़ स्तर पे यदि अधिक गांव शामिल हो, ठीक है, अगर पीड़ स्तर पे जैसे कि 15 से 20 से उससे भी ज़्यादा गांव हो, तो मानकी यानी कि पीड़ का जो प्रमुख है वो अधिक, एक से अधिक मानकी को आप ले सकते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत में गांव सभी परिवार के मुखिया भाग लेते हैं। ग्राम पंचायत में कौन भाग लेते हैं? तो सभी गांव के घर के जो मुखिया होते हैं ना, जो मेन सदस्य होते हैं, वही भाग लेते हैं। जबकि पीड़ पंचायत में उस क्षेत्र के सभी मुंडा शामिल होते हैं ना, पीड़ पंचायत में सभी लोग शामिल होते हैं।
मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी तहस ना तहसीलदार होता है। समझ में आया? मुंडा मान की शासन व्यवस्था में जो गांव का राजस्व अधिकारी होता है वह कौन होता है? तो ये तहसीलदार होते हैं। ठीक है। पंचायत द्वारा सभी प्रकार के विवादों का निर्णय किया जाता है, ये तो हम लोग जान ही चुके हैं। जाति बहिष्कार एवं पुनः जाति में सम्मिलित करना पंचायत का ही यह अधिकार था। यानी कि अगर कोई गलत काम कर दिया है ना, समगोत्रीय यौन संबंध कर लिया है तो उसको जाति बहिष्कार कर दिया जाता है। और अगर उसको फिर जाति में मिलाना हो तो क्या किया जाता है? वो पूरे गांव को खिलाता पिलाता है। ठीक है, उसको ये दंड रूप में मिलता है। पूरे गांव को खिलाता पिलाता है और कुछ दान दक्षिणा करता है, तब उसको फिर से गांव में सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और यह किसका अधिकार है? पंचायत का अधिकार है। ठीक है। तब सामान्य रूप से जातीय सामूहिक भोज के माध्यम से समाज में पुनः प्रवेश किया जाए। भोज देखिए, है ना, भोजन कराता है। ठीक है। दंड के रूप में आर्थिक दंड एवं शारीरिक दंड जो है दोनों प्रचलित है। आर्थिक दंड भी दिया जाता है यानी कि रुपीज जो होते हैं जो, और शारीरिक दंड यानी कि शरीर से भी दिया जाता है। ठीक है। लेकिन सामान्यतः आर्थिक जुर्माना का ही प्रचलन था। लेकिन जो सामान्यता है सबसे ज्यादा आर्थिक, है ना, यानी कि पैसा लेकर ही, वो पैसा लेना ही सबसे बड़ा दंड था, जो नगद अथवा वस्तु के रूप में अधिरोपित किया जा सकता था। कोई वस्तु दे दीजिए, ठीक है, या फिर आप पैसा दीजिए। तथा जुर्माना के रकम का उपयोग सामूहिक उत्सव या समारोह, ठीक है, जुर्माना का रुपया का जो है सामूहिक उत्सव या समारोह के आयोजन के लिए किया जाता था। होश समाज सामाजिक दृष्टि से किलकिलियों में विभक्त थे। ठीक है। प्रारंभ में यह समाज मातृसत्तात्मक थी, परंतु बाद में यह पितृसत्तात्मक हो गई। संपूर्ण कोल्हान क्षेत्र को 26 पीढ़ में विभाजित किया गया। ठीक है। पूरे कोल्हान क्षेत्र में जो है कितने पीढ़ में विभाजित किया गया? 26। लेकिन हम लोग का जो पीढ़ बनता है कैसे बनता है? 5 से 15 गांव या फिर 15 से 20 गांव को मिलाकर हम लोग पीढ़ बनाते हैं। समझ में आया? ये चीज विभाजित किया जाता है। सारंडा, बारा, थाई, अवेला आदि कुछ बड़े ऐसे पीढ़ हैं। पीढ़ का भी नामकरण होता था, नाम रखा जाता था। ठीक है। इस प्रकार से हो जनजाति में रक्त संबंधियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना सबसे जघन्य अपराध है, घोषित किया जाता है। ठीक है। मतलब कि अपने ही गोत्र में यौन संबंध बनाना। ठीक है। कोई लड़का लड़की को फंसा लिया तो उसमें जो है ये पूरा अपराध माना जाता है। अब इसमें जाति बहिष्कार होता था। इस अपराध के लिए गोत्र बदर की सजा दी जाती थी। गोत्र बदर की, समगोत्रीय यौन संबंध किया तो उसे गोत्र बदर की सजा दी जाती थी। किसी महिला के डायन साबित होने पर उक्त महिला को कड़ी सजा देने का प्रावधान है। ठीक है। इस समाज में दूसरी जातियों के साथ खान पान पर पाबंदी होती है। मतलब दूसरी जातियों के साथ आप खान पान नहीं कर सकते हैं। इस अपराध के लिए उसे गोत्र से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है। भोज भात का आयोजन करने पर उस व्यक्ति को पुनः जाति में शामिल कर लिया जाता है। गांव के स्थित शमशान को शासन कहा जाता है। गांव में जो स्थित शमशान घाट है उसे क्या कहा जाता है? शासन। हो समाज में विवाह को अनिवार्य माना गया है। विवाह संस्कार में गोत्र संबंधी बंधन का उल्लंघन बहुत ही ज्यादा दंडनीय है। मतलब समगोत्रीय शादी नहीं हो सकती है। ठीक है। नृत्य एवं बैठक हेतु गांव में केंद्रीय भाग में एक अखड़ा उपस्थित होती है जिसे हम लोग तुड़ तुड़ कहते हैं। हो जनजाति में अखड़ा को क्या कहते हैं? तुड़ तुड़। जहाँ बैठक होता है, नृत्य गान होता है, उसे क्या कहते हैं? तुड़ तुड़। समझ में? अखड़ा को यानी कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में अखड़ा को तुड़ तुड़ कहा जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, हो जनजाति में स्वतंत्रता की भावना सर्वाधिक प्रबल थी तथा इसके प्रशासन में कोई बाह्य हस्तक्षेप जो है स्वीकार नहीं किया गया था। यही कारण है कि अंग्रेजों द्वारा भी इन्हें स्वायत्त का अधिकार प्रदान किया तथा विल्किंसन कानून के माध्यम से इनके क्षेत्र को स्वायत्त क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। मतलब कि ये जो थे हो जनजाति लोग, ये जो थे बहुत अत्यधिक प्रबल थे कि मुझे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसके चलते इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 1880 से 32 ईस्वी में कर वसूली और अंग्रेजों के मनमानी के विरोध में कोल विद्रोह के दमन के बाद समझौता हुआ। कोल विद्रोह इसी के कारण हुआ था। किस प्रकार से? कर वसूली सबसे ज्यादा और अंग्रेजों की मनमानी के कारण ये कोल विद्रोह हुआ था। परिणाम स्वरूप 1837 में विल्किंसन कानून बना। गवर्नर के एजेंट के रूप में 1837 ईस्वी में थॉमसन विल्किंसन ने यह जो है क्या, सभी ग्राम प्रधान यानी मुंडा को
अपने गांव का राजा जो राज्य घोषित किया और मानकी मुंडा के पदों को वंशानुगत मान लिया कि वंशानुगत होगा। हो जनजाति शासन व्यवस्था अतपसारी यानी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखेंगे, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई है। ठीक है, इसे एकदम याद रखेंगे कि हो जनजाति शासन व्यवस्था अतपसारी, अतपसारी कहने का मतलब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो आपका शासन व्यवस्था समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। इससे भी एक प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। और हम लोग ये इससे भी और है जातीय शासन व्यवस्था, उसमें थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, जनजाति जो है ये खड़िया जनजाति से रिलेटेड है। ये ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, इसमें गोत्र जो होते हैं खड़िया जनजाति में 9 होते हैं। कितने? 9 होते हैं। इंपॉर्टेंट, नोट कर लेंगे। प्रजाति होते हैं प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, ये खड़िया जनजाति। भाषा जो होता है खड़िया होता है, जैसे कि मुंडारी, उरांव, आर्य भाषा के शब्द हैं। ठीक है, विस्तार कहाँ है, कौन कौन से झारखंड के क्षेत्र में? तो गुमला, सिमडेगा, रांची, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट, खड़िया के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, खड़िया के यहाँ जो है 3 प्रकार होते हैं, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढोकली ढोलकी खड़िया, है ना। यानी पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, ढोलकी खड़िया, ये खड़िया के 3 प्रकार हैं। और ढोकलो और शासन व्यवस्था जो है कौन सी जनजाति से रिलेटेड है? तो खड़िया जनजाति से। खड़िया जनजाति में कितने गोत्र हैं? 9 गोत्र हैं। क्या क्या चीज़ हैं सारे आपको बता दिए। गांव के लोगों का पारंपरिक स्वशासन होता है जो निम्न है इस प्रकार से कि महतो। महतो क्या काम करता है? तो गांव का प्रमुख व्यक्ति को महतो कहते हैं, और गांव में बसने वाला यानी गांव बसाने वाला मुख्य व्यक्ति को महतो की उपाधि दी जाती है। जो गांव बसाता है उसको महतो कहा जाता है। और यह वंश परंपरागत पद है, गांव वालों की सहमति से परिवर्तन हो सकता है। पाहन किसे कहते हैं? तो गांव का जो होता है पूजा पाठ कराने वाला पाहन होता है, और पाहन को ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में कालो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालो कहा जाता है। ठीक है, कालो कहा जाता है। जैसे शादी सार्वजनिक त्यौहार में इन्हें बुलाया जाता है। करटाहा किसे कहते हैं? तो करटाहा, प्रत्येक गांव में एक करटाहा होता है जो गांव का नेता तथा संचालक होता है। इनका कार्य क्या है करटाहा का भाई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करटाहा, बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन। कार्य, गांव के झगड़ों का फैसला सुनाना, मुसीबत का निपटारा करना, कौन? करटाहा कार्य करता है। महतो का कार्य क्या है? गांव के झगड़ों का निपटारा में महतो की मुख्य भूमिका है। जमीन जायदाद के निपटारे में महतो की प्रमुख भूमिका है। याद रखेंगे। खूट क्या होता है? तो खूट जो है यह खड़िया समाज में 9 गोत्र के आसपास मिलकर क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र का गठन किया जा सकता है, जिसका नाम खूट है। खूट का अर्थ जो होता है परिवार होता है। ठीक है, ढोकलो या फिर ढोकलो, डोकलो या ढोकलो, दोनों दोनों कहा जाता है। इसका जो गठन है कब किया गया था? तो 1934 में से 35 के बीच में किया गया था। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। और अखिल भारतीय महासभा ढोकलो खड़िया जनजाति की महासभा जो हुई थी उसी में इनका गठन हुआ था, और यह जो गठन हुआ था 1934 से 35 में हुआ था। उद्देश्य क्या था? कि समाज में शिक्षा का विकास, समाज का शक्तिशाली संगठन, समस्याओं का निराकरण करना, यही इसका उद्देश्य था। अब ढोकलो या डोकलो सोहर का अर्थ क्या होता है? तो ढोकलो सभापति जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है उसे ढोकलो सोहर कहा जाता है। तो राजा को ही, खड़िया समाज के राजा को क्या कहा जाता है? ढोकलो सोहर कहा जाता है। याद रहे, ढोकलो या डोकलो का जो अर्थ होता है बैठक होता है, कि बैठक करना। सोहर का जो अर्थ होता है अध्यक्ष होता है। ठीक है, ढोकलो के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि महतो यानी पाहन, करटाहा इकट्ठे होते हैं और बैठक का आयोजन करटाहा करता है। बैठक का आयोजन कौन करता है? करटाहा करता है। इन लोग सारे बैठकर ये आका गठन करते हैं पंचायत का। ठीक है, और सारे कार्य का निपटारा होता है। ढोकलो सोहर, ढोकलो सोहर चुनाव खड़िया जनजाति के लोग करते हैं। कार्य 3 वर्षों का होता है इनका कार्यकाल। ठीक है, कोई भी अगर बने, पाहन बने, महतो बने, तो इनका कार्यकाल 3 साल का होता है ढोकलो सोहर का चुनाव। ठीक है, खड़िया जनजाति के द्वारा ढोकलो सोहर का होता है। कार्य, गांव या गोत्र संबंधित समस्या का समाधान, खड़िया समाज का सशक्त करना या फिर संगठित करना, इस प्रकार से यह काम करते हैं। ठीक है, करटाहा का वर्क क्या होता है भाई? तो गांव की घटना एवं सूचना खड़िया राजा, ठीक है, ढोकलो सोहर को दी जाती है। करटाहा जो होता है कौन सूचना देता है? गांव की घटना को या फिर सूचना खड़िया राजा को देता है, तो ये करटाहा देता है। ठीक है, अन्य अधिकारी सेक्रेटरी जैसे लिखाकड़,
रिपोर्ट तैयारी करता है, ठीक है। कुछ अगर ढोकलो सोहर के द्वारा कुछ आदेश को पारित किया गया तो ये सेक्रेटरी उसका यानी कि लिखाकड़ जो लिखता है, रिपोर्ट तैयार करता है, लिखाकड़ जिसको कहते हैं सेक्रेटरी। खजांची तिंजौड़कर, तिंजौड़कर जिसके पास पैसा होता है, खड़िया का फंड होता है, पूरे खड़िया संगठन का। सलाहकार जो दीवान होता है वो सलाह देने का वर्क करता है, ठीक है। न्याय, न्याय जो है बड़ा मुकदमा राजा एवं फैसला अपने मंत्रियों की सहायता से होता है, तो मुकदमे के आधार पर यह जुर्माना भी निर्धारित होती है। अब हम लोग चलते हैं, लास्ट पढ़ते हैं क्या चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, असुर जनजाति यानी कि जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। इसमें बहुत सारे शासन व्यवस्था है, ठीक है। टोटली जो है 23 22 या फिर 23 शासन व्यवस्था है, अभी हम लोग टोटली यहाँ करने वाले हैं, ठीक है, टोटली कंप्लीट कर। तो चलिए, ये जो है जातीय पंचायत शासन व्यवस्था में हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे असुर जनजाति शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, असुर गांव में असुर पंचायत होती है। असुर गांव में कौन सी पंचायत होती है? असुर। सारे आप नोट डाउन करते चलेंगे। असुर पंचायत के अधिकारी कौन होते हैं? महतो, बैगा, पुजार, गुड़ाइत, ये 4 होते हैं। पंचायत में जो है कम से कम 5 गांव के वरिष्ठ होने चाहिए। पंचायत में जो पंच बनते हैं वो कम से कम क्या होने चाहिए? 5 गांव के वरिष्ठ नागरिक होने चाहिए, जो कि पंच के रूप में रहते हैं। वयस्क पुरुष पंचायत में भाग लेते हैं। पंचायत के कार्य क्या क्या होते हैं भाई? तो पंचायत गांव से संबंधित सभी प्रकार के विवादों का निपटारा करती है। दूसरा, समाज में एकता बनाए यह रखती है, ठीक है। दंड कैसा मिलता है ये असुर जनजाति में? शारीरिक एवं आर्थिक दोनों दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा छोटा छोटा है लेकिन जाति शासन व्यवस्था में टोटली जनजाति का है, ठीक है। जैसे बंजारा जनजाति में देख लेते हैं, घुमक्कड़ जनजाति है जो बंजारा है, ठीक है। घुमक्कड़ जनजाति बंजारा जनजाति है, याद रखेंगे। घुमक्कड़ जनजाति, बंजारा जनजाति को क्या कहा जाता है? घुमक्कड़ जनजाति कहा जाता है, ठीक है। इनमें समुदाय परिषद होता है। किसमें समुदाय परिषद होता है? ये बंजारा जाति शासन व्यवस्था में, ठीक है, जिसका संचालन नायक करता है। याद रखेंगे, नायक, ठीक है। नायक, सामुदायिक परिषद का जो संचालक कौन करता है? नायक करता है। नायक का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो बंजारा जनजातियों के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इसका चुनाव कौन करता है? बंजारा जनजाति के द्वारा। और बंजारा सेवक संघ नामक संगठन की भी स्थापना इसमें की गई है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से घुमक्कड़ जनजाति किसे कहा जाता है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? बंजारा जनजाति को। सामुदायिक परिषद का संचालक कौन करता है? आपसे यही पूछेगा, सामुदायिक परिषद का संचालक। अभी तो जितने भी हम लोग शासन व्यवस्था पढ़े उसमें आपको सामुदायिक परिषद आया नहीं? आया, सिर्फ इसी में आया। अगर वैसे ही पूछेगा तो बंजारा जनजाति शासन व्यवस्था के सामुदायिक परिषद का संचालन कौन करता है? तो नायक करता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, चलते हैं बथुड़ी जनजाति शासन व्यवस्था। बथुड़ी जनजाति शासन व्यवस्था, बथुड़ी की परंपरागत पंचायत है। याद रखेंगे, कौन सा पंचायत है? परंपरागत पंचायत है जो जातीय संगठन का ही है। इनकी मुखिया देहरी होती है। याद रखेंगे, ये जो बथुड़ी जनजाति के मुखिया जो होते हैं, जातीय संगठन है ये, ठीक है, एक जातीय संगठन है। और इसका जो मुखिया होता है कौन होता है? देहरी कहलाता है, जो पुरोहित का काम भी करता है, यानी कि पूजा पाठ करता है। यह पद वंशानुगत होता है और हर परिवार का वरिष्ठ व्यक्ति इसका सदस्य होता है। जाति संगठन में हर परिवार का जो मुखिया होता है उसका सदस्य होता है। इसकी अंतर्गम्य पंचायत की भी है, ठीक है, अंतर्गम्य पंचायत भी है इसमें, मतलब इसमें पंचायत का भी प्रावधान है जिसका प्रधान मुखिया होता है, ठीक है। बेदिया जनजाति के बारे में चलिए पढ़ते हैं हम लोग, बेदिया जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में। तो ये बेदिया जनजाति से रिलेटेड है। ग्राम स्तर पर पंचायत का मुखिया जो होता है इसमें प्रधान होता है। पंचायत का मुखिया कौन होता है? प्रधान होता है, ठीक है। पंचायत का मुखिया कौन होता है? प्रधान होता है। ये चलते कहीं कहीं उसे महतो या फिर ओहदार भी कहा जाता है। और ये प्रधान को जो होता है ना, ये ओहदार, ये जो प्रधान होता है, मुखिया जो होता है पंचायत का, उसको प्रधान कहते हैं। और इस प्रधान को कहीं कहीं महतो या फिर ओहदार भी कहा जाता है। ये चीज याद रखेंगे कि बेदिया जनजाति शासन व्यवस्था में प्रधान को, है ना, क्या क्या कहा जाता है? तो महतो अथवा ओहदार कहा जाता है। गांव की सामाजिक समस्याओं का निर्णय देने वाला सर्वोच्च व्यक्ति कौन होता है? यही प्रधान होता है। और प्रधान का सहायक जो होता है कौन होता है? गुड़ैत होता है। बस आपको ज्यादा चीज याद नहीं रखने हैं, आपको प्रधान का याद रखना है और सहायक को याद रखना है, ठीक है। ग्राम के झगड़े झंझट का निपटारा कौन करता है? तो प्रधान ही करता है।
गुणायत का मुख्य कार्य जो होता है, क्या होता है? गाँव के संवादों को प्रधान तक पहुँचाना होता है। गाँव के संवादों जो गाँव का संवाद, गाँव के आदमी जो बात करते हैं, उसका जो पहुँचाना होता है किसके पास? प्रधान के पास, वही गुणायत काम करता है। और प्रधान का सहायक क्या होता है? गुणायत होता है। कई गाँवों को मिलाकर प्रधान द्वारा एक सरकार चुना जाता है, जो अंतरगामी विवादों का निराकरण करती है। ठीक है? सबसे बड़ा प्रधान को प्रज्ञात कहते हैं। सबसे बड़े प्रधान को क्या कहते हैं? परगनैत कहते हैं। सभी पद अनुवांशिक होते हैं, यानी कि वंशानुगत होते हैं। यहीं चलते हैं विंध्या जनजाति शासन व्यवस्था। तो विंध्या जनजाति में गांव में जो जाति पंचायत होती है, यानी विंध्या जनजाति शासन व्यवस्था में भी जाति पंचायत होती है। और जाति पंचायत में दो प्रधान होते हैं। कहने का मतलब है विंध्या जनजाति शासन व्यवस्था में इसमें दो प्रधान होता है, एक को मांदी और एक को गद्दी। मादी और गद्दी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है। देखिए 3 स्टार यहाँ दिया गया है। ये जेपीएससी का ही नोट्स है और इस नोट से निकाला भी गया है ना? यानी कि आपका 85 प्लस 90 प्लस इससे स्कोर किया जाता है ये नोट्स से। तो ये नोट्स को मामूली ना समझे, ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं बिरजिया जनजाति शासन व्यवस्था। तो बिरजिया समाज में जाति पंचायत है, जिसका प्रमुख व्यक्ति मुखिया होता है। बस आप यही याद रखेंगे इसमें। बिरजिया समाज में जाति, इसमें ये समाज में भी जाति पंचायत होती है, क्योंकि सब समाज में जातीय पंचायत नहीं होती है। क्या आपने जातीय पंचायत ऊपर में सुना था? नहीं, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था जो है आप नीचे ही सुन रहे हैं। ठीक है, और ये टोटली 22 है, यानी कि टोटल शासन व्यवस्था जो होती है टोटल ये जनजाति पर ही रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ 22 है, प्लस उधर हम लोग 8 पढ़े, टोटली 32 हो गया। ठीक है, कुछ कुछ होते हैं नहीं होते। बिरहोर जनजाति जो है, बिरहोर जनजाति, इसमें जो होता है टांडा सर्वोपरि संगठन है। टांडा याद रखेंगे, टांडा बिरहोर जनजाति में आपको पूछेगा कि जो है संगठन का क्या होता है? सर्व टांडा संगठन होता है। इसका एक मुखिया होता है। ये टांडा का जो है ना संगठन, ये टांडा संगठन है। ठीक है, तो इसका जो होता है मुखिया कौन होता है? मुखिया, जिसे नाथा कहा जाता है। मुखिया को क्या कहते हैं? नाथा। एक मुखिया होता है जिसे नाथा कहते हैं, और इसका सहायक होता है नाथा का सहायक। देखिए टांडा सर्वोपरि संगठन है। कौन आपसे पूछे टांडा संगठन कौन से जाति संचायत जातीय शासन व्यवस्था में है? तो बिरहोर जनजाति शासन व्यवस्था में है। और अगर पूछ दे कि इसका मुखिया होता है जिसका नाम क्या है? नाथा। नाथा का सहायक कौन कौन से? तो दिगवार और कोतवार। और मैं एक बात बता दूं आपसे, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिगवार और कोतवार कौन से जनजातीय शासन व्यवस्था से संबंधित है? तो बिरहोर जनजाति शासन व्यवस्था से। दिगवार और कोतवार क्या करते हैं? तो ये जो करते हैं, जरूरत पड़ने पर पंचायत बैठाते हैं, जिसमें हर परिवार का मुखिया भाग लेते हैं। मुखिया कहने का मतलब है कि अगर मेरे परिवार में सारे लोग हैं, दादाजी हैं, पापा हैं, मंझले पापा हैं, मतलब जितने भी हैं नीचे, तो दादाजी, हम लोग के घर के मुखिया कौन है? दादाजी। तो वो दादाजी भाग लेंगे उस पंच में, ना कि मेरे पापा ले लेंगे। इस प्रकार से है। ठीक है, बैगा, बैगा बैगा जनजाति शासन व्यवस्था में है। ग्राम संगठन का जो मुखिया होता है मुकद्दम कहलाता है। ग्राम संगठन का जो है मुखिया क्या कहलाता है? मुकद्दम। याद रखेंगे, मुकद्दम किसमें कहलाता है? बैगा जनजाति शासन व्यवस्था में। यह पद जो होता है वंशानुगत होता है। ग्राम का धार्मिक प्रधान अथवा पुजारी भी होता है। याद रखेंगे, ग्राम का धार्मिक प्रधान अथवा पुजारी भी होता है, किंतु कभी कभी कहीं कहीं पुजारी का अधिकार मुखिया से ही संयुक्त करा दिया जाता है। मुखिया के सहायक कौन से होते हैं? सयाना। याद रखेंगे, सयाना और सीखे। याद रखेंगे, ये चीज आप जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब आपको ध्यान देने हैं। सयाना और सीखे। सयाना और सीखे का पद ग्रामीण द्वारा निर्वाचित होता है। निर्वाचित करने का अर्थ है कुछ चुनाव के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे अभी चुनाव आने वाले हैं, इस वर्ष को चुनावी वर्ष कहा गया है। एक संदेश वाहक भी होता है बैगा जनजाति शासन व्यवस्था में। उस संदेश वाहक का नाम क्या है? चारीदार है। संदेश वाहक का नाम क्या है भाई? चारीदार है। क्या नाम है? चारीदार। नेक्स्ट चलते हैं भूमिज जनजाति शासन व्यवस्था। ठीक है, भूमिज जनजाति शासन व्यवस्था। तो इसमें जो है आपके भूमि जनजाति में हिंदू संस्करण, भूमि जनजाति को हिंदू संस्करण भी कहते हैं। जंगलों में रहने वाले भूमिज को एक समय चुआड़ या फिर चुहाड़ का उपनाम दिया गया था। जंगलों में रहने वाले भूमि जनजाति को क्या कहा जाता था? चुआड़ या फिर चुहाड़ कहा जाता था। भूमिज अपनी एक जातीय पंचायत होती है। भूमिज की भी एक अपनी जातीय पंचायत, यानी इनका भी जातीय पंचायत होता है। ठीक है, और जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है ना? प्रधान कहलाता है यही, और जो कि वंशानुगत होती है, आप याद रखेंगे। ठीक है, 10वां जो है आपका 10th चेरो जनजाति शासन व्यवस्था।
इसमें जो है 12 हजारी एवं 13 हजारी नाम से भी जाना जाता है चेरो जनजाति शासन व्यवस्था को। और देखिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि 12 हजारी और 13 हजारी जनजाति शासन व्यवस्था है, कौन से जनजाति शासन व्यवस्था से संबंधित है? तो चेरो जनजाति शासन व्यवस्था से संबंधित है। ये क्लास करने के बाद आप कहीं भी कोई भी व्यक्ति आपको टेस्ट लगाएगा, कोई भी इंस्टीट्यूट में टेस्ट लगाएगा, आपका एक भी परसेंट नहीं छूटेगा। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, तो चलिए, ग्राम, अंचल और मंडल स्तर पर पंचायत के प्रधान मुखिया और जिला स्तर पर सभापति होता है। नेक्स्ट चलते हैं, चीक बड़ाइक शासन व्यवस्था। चीक बड़ाइक शासन व्यवस्था में झारखंड की बुनकर जनजाति होती है। चीक बड़ाइक शासन व्यवस्था में जो होती है, झारखंड की बुनकर एक जनजाति है, उससे होती है। और ये जो है ना, हाथों से बने कपड़े के जनक भी कहा जाता है इन्हें। हाथों से बड़े जो ना, हाथों से बने कपड़े का जनजाति भी कहा जाता है। कई गांव मिलाकर अंतरजातीय परिषद बनाती है, यानी कि बहुत सारे ये पंचायत या फिर गांव मिलाकर अंतर ग्रामीण परिषद बनाते हैं, जिसका जो होता है अधिपति राजा कहलाता है। ठीक है, और इनकी सहायता के लिए दीवान, पावरे आदि होते हैं। और यह भी पद जो होता है कैसा होता है? वंशानुगत होता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है कि अखिल भारतीय चीक बड़ाई कल्याण समिति का गठन ना कौन से जनजाति के आधार पर होता है, कौन से जनजाति शासन व्यवस्था के हुआ है? तो चीक बड़ाई। ठीक है, चीक बड़ाई। और कौन सी जनजाति का महत्वपूर्ण योगदान है? तो चीक बड़ाई जनजाति का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, गोंड जनजाति की शासन व्यवस्था। ठीक है, गोंड जनजाति की शासन, यानी गोंड के हर गांव में गोंड जाति पंचायत होती है, जिसके प्रत्येक परिवार का मुखिया सदस्य होता है। और इस पंचायत का मुखिया जो होता है बैगा होता है, याद रखेंगे, बैगा। ठीक है, बैगा, जिसे सयाना कहते हैं, यानी कि बैगा को भी सयाना कहते हैं, यानी कि मुखिया जो होता है कौन होता है? सयाना होता है। गोड़ाई जनजाति शासन व्यवस्था की। नेक्स्ट, करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था। तो ग्राम स्तर पर जातीय पंचायत का मुखिया जो होता है करमाली जनजाति में मालिक होता है। कर मालिक, मालिक, कर माली, मालिश हो रहा है, मालिक, याद रखेंगे। ठीक है, जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए जो है परगना स्तर पर सतगवैया पंचायत बैठती होती है, मतलब कि कोई जातीय समस्या हो गया सुलझाने वाला, जाति श्रेष्ठ समगोत्रीय में कोई शादी करना है, यौन संबंध बनाना, तो इस प्रकार से है, तो आप किसका भाग लेते हैं? सतगवैया वहाँ पंचायत का बैठती करती हैं, वही मामलों का निष्पादन निपटारा करती हैं। ठीक है, इसके प्रधान की परगना मालिक कहते हैं। और जो है प्रधान की परगना का जो मालिक होता है ना, परगना का प्रधान होता है वो परगना का, उसको मालिक कहते हैं। शिखर स्तर पर 22 पंचायत होती है। 22 पंचायत कहने का अर्थ है शिखर मतलब सर्वोच्च, सुप्रीम कोर्ट समझिए। तो 17 से 22 गांव उसमें शामिल होते हैं, 22 गांव में। ठीक है, इसके मुख्य प्रमुख जो होते हैं मुख्य मालिक कहलाते हैं। पंचायतों के अपराध को यह क्या करते हैं? 22 गांव कहने का अर्थ है कि 17 से 22 गांव उसमें मिला हुआ है। 22 पंचायत यानी कि 17 से 22 पंचायत। शिखर स्तर पर यह होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट। और ये परगना स्तर पर सतगवैया होता है, जो 7 गांव को मिलाकर बनता है, याद रखेंगे। 14 प्रश्न है, कवर जनजाति की शासन व्यवस्था। तो कवर जनजाति की शासन व्यवस्था होती है, जिसका मुखिया जो होता है सयाना होता है, समझ गए। इसमें ग्राम पंचायत भी होती है, जिसका संचालक प्रधान करते हैं या फिर पटेल करते हैं। कहने का अर्थ है कि जो भी गांव का संचालन, ग्राम पंचायत का संचालन कौन करते हैं? प्रधान या फिर पटेल करते हैं। ठीक है, कई गांव मिलाकर अंचल संगठन होता है। ठीक है, और अंतर ग्रामीण लोगों का विवाद को अंचल सुलझाता है। यही अंचल मिलाकर एक केंद्रीय संगठन बनाता है। केंद्रीय संगठन पूरे क्षेत्र या पंचायतों के फैसले के विरुद्ध सुनवाई का काम करता है। ठीक है, मतलब वो निष्पक्ष काम करता है, यानी कि कई गांव मिलाकर अंचल संगठन बनाते हैं और कई अंचल संगठन मिलाकर केंद्रीय संगठन। और ये जो है किसी का सुनता नहीं है, ये अपने, ठीक है, सारे बात को सुनता है, फिर अपने वो निर्णय लेता है। ठीक है, खरवार जनजाति शासन व्यवस्था है। इसमें जो है चट्टी पट्टी है, चट्टी पट्टी, याद रखें, चट्टी और पट्टी। इसमें सतौरा पतौरा, इधर पचौरा सतौरा इसमें प्रसिद्ध है। तो चट्टी पट्टी कौन सी जनजाति शासन व्यवस्था से संबंधित है? पतौरा, पचौरा और सतौरा कौन सी जनजाति शासन व्यवस्था से संबंधित है? ये आपको प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ। तो खरवार जनजाति शासन व्यवस्था में जो है परंपरागत जातीय पंचायत पद पाई जाती है और गांव का वरिष्ठ योग्य व्यक्ति इसका मुखिया होता है। गांव का जो भी वरिष्ठ व्यक्ति है, सबसे बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसे मुखिया चुना जाता है। ठीक है, इसमें अंतर ग्रामीण पंचायत होता है, जिसे चट्टी या पट्टी, सतौरा, पचौरा या सतौरा कहा जाता है। सारे मतलब पचौरा और सतौरा क्या होता है? 4 गांवों की पंचायत को चट्टी कहा जाता है, याद रखेंगे। 4 गांव की पंचायत को चट्टी कहा जाता है, 5 गांव की पंचायत को पट्टी कहते हैं, यानी पचौरा कहते हैं। 7 गांव की पंचायत को सतौरा, है ना, और 5 गांव की पंचायत को पट्टी कहा जाता है, याद रहेगा। ठीक है,
4 गांव चट्टी, 5 गांव पचौरा, 7 गांव सतौरा। ठीक है। खोंड जनजाति की शासन व्यवस्था। खोंड जनजाति जो है पारंपरिक ग्राम संगठन होता है, जिसका जो होता है गोटिया कहा जाता है, और इस ग्राम संगठन को खोंड जनजाति में गोटिया चलाता है। ख के बाद क्या होता है ग, ख से खोंड और ग से गोटिया, तो ग से गोटिया ख से खोंड, याद रखेंगे। गोटिया में गांव के सारे विषयों का निराकरण करती हैं। किसान जनजाति शासन व्यवस्था में जो है इसमें ग्राम पंचायत पाई जाती है, कोई जातीय पंचायत नहीं है, जिसका मुखिया और सरदार या कोतवार अधिकारी होते हैं। सरदार या कोतवार दोनों एक ही है, महतो और सरदार या कोतवार, याद रखेंगे। कोल जनजाति की शासन व्यवस्था। कोल जनजाति 32वीं जनजाति के रूप में कोल जनजाति का मान्यता जो है 2003 में मिली थी। इसमें बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है। इनमें परंपरागत जो होता है पंचायत प्रचलित है, परंपरागत जो है पंचायत प्रचलित है, और जिसका मुखिया होता है मांझी कहलाता है। यानी कोल जनजाति के जो पंचायत का मुखिया होता है क्या कहलाता है, मांझी। बस आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा आप रटने का प्रयास ना करें। मुखिया कौन सा है, उसका सहायक कौन सा है, ये सब आप रट ले, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, लेकिन इसका यही टेंशन है, लेकिन मैंने बहुत ही इसे छोटा करने का प्रयास किया है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता है। कोरा या फिर कोड़ा जनजाति की शासन व्यवस्था। इसमें परंपरागत ग्राम पंचायत होती है, इसका मुखिया महतो कहलाता है, याद रखेंगे। इसका मुखिया कोरा जनजाति में का मुखिया जो होता है क्या होता है, महतो होता है। महतो का सहायक प्रमाणिक या फिर जोग मांझी होते हैं। महतो का सहायक कौन होता है, प्रमाणिक या तो जोग मांझी। कोरबा जनजाति, इनकी परंपरागत जातीय पंचायत है, इनका भी जातीय पंचायत है, जिनमें ग्राम पंचायत भी होता है, जिसका मुखिया प्रधान होता है। ठीक है। अंतर ग्रामीण विवादों को ग्राम पंचायतों के सदस्य सुलझाने का काम करते हैं, जिसका प्रधान बड़ा मुखिया कहलाता है। तो बड़ा मुखिया किससे संबंधित है, कौन से जनजाति शासन व्यवस्था से, तो कोरबा जनजाति शासन व्यवस्था से। अब चलते हैं माल पहाड़िया जाति जनजाति की शासन व्यवस्था। इसमें गांव के ही राजनीतिक संगठन की इकाई होती है। ये ग्राम स्तर पर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन को नियंत्रित एवं संचालित करता है। गांव का मुखिया मांझी कहलाता है। भाई संथाल जनजाति में तो मांझी ही कहलाएगा ना। तो ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी ही होता है। मांझी की सहायता के लिए गुड़ायत और दीवान होते हैं। तो मांझी की सहायता कौन करते हैं, दो व्यक्ति, गुड़ायत और दीवान। ये चलते हैं कुछ क्षेत्रों में, खासकर सालवन पहाड़ में एक और अधिकारी होता है, जिसे प्रमाणिक कहते हैं। ये मांझी के नीचे होता है, यानी कि मांझी की अनुपस्थिति में कौन काम करता है, ये प्रमाणिक, जो कि सभी पद वंशानुगत माल पहाड़ी में भी होते हैं। अंतर ग्रामीण झगड़े विवाद को सुलझाने का जो कार्य करते हैं, कौन करते हैं, यही बड़ा संगठन बनाया गया है, जिसका मुखिया सरदार होता है, सरदार ही करता है। ठीक है, अंतर ग्रामीण। नेक्स्ट, सौरिया पहाड़िया जनजाति शासन व्यवस्था। ये भी गांव का प्रबंधन जो होता है, मुखिया जो होता है मांझी होता है, एवं मांझी गांव का मुखिया पुजार होता है। ठीक है, मांझी की सहायता के लिए गिरी, कोटवार और मंडारी गुड़ैत करता है, ये सब करते हैं। ठीक है, दो प्रकार के अंतर्गम्य संगठन होता है। 15 से 20 गांव को मिलाकर नायक होता है, और 70 से 80 गांव मिलते हैं ना, तो उसका प्रमुख कौन होता है, सरदार होता है। ठीक है, सरदार पर पूरे इलाकों की जिम्मेदारी होती है। सभी अधिकारी का जो पद होता है वंशानुगत होता है। नेक्स्ट चलते हैं परिया जनजाति शासन व्यवस्था। इसमें गांव के संचालन में खूट विशेष भूमिका निभाती है। खूट का अर्थ होता है परिवार। प्रत्येक गांव में जातीय पंचायत होती है, जिसका जातीय पंचायत को भैयारी अथवा जाति गोल भी कहते हैं। ठीक है, 8 से 10 गांव मिलकर अंतर ग्रामीण पंचायत बनती है, जिसे कारा भैयारी कहा जाता है। ठीक है, ये विभिन्न गांवों के झगड़ा को निपटारा करती है, यानी कि निराकरण होता है। गांव पंचायत का मुखिया महतो या फिर प्रधान कहलाता है। गांव का जो मुखिया होता है क्या कहलाता है, महतो अथवा प्रधान, जिसका सहायक कहतो अथवा खतो होता है। नेक्स्ट, सबर जनजाति शासन व्यवस्था में क्या होती है, सबर जनजाति शासन व्यवस्था, इनमें भी जातीय पंचायत होती है, जिसका मुखिया प्रधान कहलाता है। और प्रधान की सहायता के लिए गुड़ायत होता है ना। प्रधान की सहायता के लिए कौन होता है, गुड़ायत, संदेश वाहक का काम करता है। ये पद वंशानुगत होती है। तो दोस्तों, आपका टोटली यहाँ शासन व्यवस्था समाप्त हुआ, और ये नोट्स आप एडी क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है। आप टोटल कोर्स को ज्वाइन करें, ताकि आपका जेपीएससी में एक भी प्रश्न नहीं छूट सके। और एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा जो भी क्लास कराया जाता है, जैसे कि जेपीएससी मेंस नागपुरी के लिए, हिंदी पेपर 2 के लिए, सीजीएल में भी टोटल प्रश्न लड़े हुए थे, और सीजीएल का भी ना पेपर 3 और पेपर 2 का भी बैच लॉन्च हो चुका है। तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं बैच को। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और हम लोग चलते हैं इसी प्रकार से आगे की क्लास करेंगे, क्लास 2। ठीक है, और मिलते हैं आपको एक डेमो के तौर पे, ये मिला है यूट्यूब पे। ठीक है, आप एडी क्लासेस जल्द से जल्द ज्वाइन करें, ताकि आपको सारे ये नोट्स मिल सके।